25 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है। तो जिन लोगों ने पीपीसीएल का फॉर्म भरा है जेईई का, उनके लिए खबर है 25 को है, शायद 27 को एडमिट कार्ड भी आ चुका है बच्चों का। और हमने कमिटमेंट किया था कि पीपीसीएल के एग्जाम तक आपकी मशीन खत्म कर देंगे, बट ड्यूरेशन थोड़ी सी कम होगी, बट एग्जाम तक आपकी बड़े आराम से खत्म हो जाएगी। आशीष, विकी और सौरभ जुड़े हुए हैं मेरे साथ। आज हम आपको पढ़ाएंगे वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। आपने डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हुई है, हम आपको पढ़ाएंगे डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। दिने अच्छा 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 अच्छा। आप सभी लोगों को चिल्ड्रंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। आज जो बाल दिवस है, तो आप सभी लोगों को बाल दिवस बहुत बहुत मुबारक है। मेरा बस ये कहना है कि आपके अंदर जो मासूम बच्चा है उसको जिंदा रखना आप जीवन के हर क्षण। हो सकता है 20 साल बाद आपकी उम्र थोड़ी सी बढ़ जाए, लेकिन अपने अंदर का जो बच्चा है उसको आपको बच्चा ही बनाए रखना है, तभी इस जीवन को जीने का मजा है। ठीक है, सो वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। दिनेश बोले सर टॉफी नहीं मिलेगा। टॉफी बिल्कुल मैं देता, बट कैसे दे सकता हूँ मैं टॉफी? उसका कोई इंतजाम आप बताओ कैसे कर सकते हैं टॉफी का इंतजाम? अगर आप आमने सामने होते, ऑफलाइन क्लास होती, तो बिल्कुल टॉफी या चॉकलेट दी जाती, बट उस तरीके से पॉसिबल नहीं है। वर्चुअली टॉफी या चॉकलेट दी जा सकती है, बट उसका कोई मतलब नहीं। तो बाल दिवस की बधाइयां हों आप सभी लोगों को, एवरीवन, जो लोग लाइव देख रहे हैं, जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे शाम को या कल, उन सभी लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में, इतने प्रेशर में, इतने स्ट्रेस में, एग्जाम निकालने की इतने ज्यादा टेंशन में, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना है, उसको मरने नहीं देना है। ओपी बोला सर आपका आशीर्वाद ही हम लोगों के लिए टॉफी है सर। विकी बोल रहे पेटीएम कर दीजिए सर। ये ऑप्शन तो है पेटीएम करने वाला, बट कितने लोगों को पेटीएम किया जाएगा? प्रभाकर, जयदेव, ओपी, विकी, मुकुल, दिनेश, सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। चलिए, बाल दिवस के दिन हम स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। हमने डीसी मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हुई हैं, अब हम डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ये क्या है? वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। ये डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जा रही है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये जनरेटर है, ये आपके पास जनरेटर है, ये मान लीजिए फील्ड वाइंडिंग है, ये जनरेटर है, इसकी फील्ड वाइंडिंग है, और यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ है, ये कोई। अगर ये जनरेटर है तो इसको हम मैकेनिकल इनपुट देके घुमाएंगे, इसका घुमाएंगे मैकेनिकल इनपुट देके, तो यहाँ पे जनरेट होगा ईए या ईजी, वोल्टेज जनरेट होगा, और जब वोल्टेज जनरेट होगा, यहाँ से करंट आएगी, और वो करंट है मान लीजिए आईए, करंट आएगी आईए, कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, इधर करंट जाएगी, दैट करंट इज आईएसएच, इधर जो करंट इज आईएसएच, और इधर जाएगी लोड करंट आरएल, जैसे आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, इधर जो करंट जाएगी वो करंट होगी लोड करंट आईएल, आई जाने वाली करंट, और इधर वाली करंट क्या है? सन फील्ड वाइंडिंग की करंट, और ये करंट क्या है? आर्मेचर करंट। ठीक है, तो अलग अलग जनरेटर के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। पहला है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में बनाते हैं? आर्मेचर वोल्टेज ईए, यहाँ पे जो वोल्टेज पैदा हुआ है, और फील्ड करंट आईएफ। ईए इज फंक्शन ऑफ आईएफ, मींस हम आईएफ को बदलेंगे और देखेंगे ईए कैसे चेंज हो रहा है। इसमें जाने वाली फील्ड करंट को चेंज किया जाएगा, और शंट भी हो सकती है, सीरीज हो सकती है। इसमें जाने वाली फील्ड करंट को चेंज किया जाएगा, और हम देखेंगे आर्मेचर पे जो वोल्टेज पैदा हुआ है वो कैसे वेरी कर रहा है। तो आर्मेचर इंड्यूस्ड ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच का ग्राफ है। एफ मींस फंक्शन, ईए इज फंक्शन ऑफ आईएफ, यानी ईए डिपेंड करता है आईएफ पे, आईएफ चेंज होगा तो ये चेंज होगा। बात आ रही समझ में? हाँ, इस प्रोसेस में आप दो चीजें पे ध्यान दोगे। क्या? कि स्पीड कांस्टेंट रहेगी, यानी जिस स्पीड से इसको घुमाएंगे, वो स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट। जिस स्पीड से इसको घुमाएंगे वो स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट। और आईए क्या होगा? जीरो। यहाँ पे नो लोड का मतलब यहाँ पे कोई लोड लगा ही नहीं है। नो लोड का मतलब यहाँ पे कोई लोड लगा ही नहीं है। तो क्या है? सन फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस तो काफी ज्यादा होता है, तो इधर बहुत कम हिस्सा जाएगा। तो अगर यहाँ पे करंट जाती, अगर लोड लगा होता, बट लोड नहीं लगा तो कोई करंट नहीं जाएगी, यानी आईए क्या होगा? जीरो। आईए जीरो होता है इसमें, और एन कांस्टेंट होता है, यानी जिस स्पीड से घुमाएंगे वो स्पीड कांस्टेंट रखेंगे, और जब लोड लगा ही नहीं तो कोई करंट जाएगी नहीं, क्योंकि आईए लगभग बराबर होगा आईएल के आई के। तो कोई लोड लगा ही नहीं तो आईए क्या होगा? जीरो। इधर करंट जाएगी और उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला ग्राफ आपका ये है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जनरेटर में कोई लोड लगा ही नहीं है, तो अगर हम फील्ड करंट को बदलेंगे तो जनरेटर में जो वोल्टेज पैदा हुआ है ईए, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उसका ग्राफ होगा। दूसरा ग्राफ है लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच का ग्राफ है? ये ग्राफ है फील्ड करंट और वीटी। वीटी मतलब ये टर्मिनल वोल्टेज, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, लोड का जो वोल्टेज है, इसको आप बोल सकते हो वीटी। लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज, दिस इज टर्मिनल वोल्टेज, वीटी बोल सकते हैं इसको, या वीएल बोल सकते हैं इसको आप चाहो तो, या इसे आप वी भी बोल सकते हो। ये वोल्टेज जो है वी है, या वी है लोड वोल्टेज, या वीटी मींस टर्मिनल मींस किनारे वाला वोल्टेज, और ये जो जनरेटर वोल्टेज पैदा हुआ है। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वीटी इज द फंक्शन ऑफ आईएफ, यानी वीटी और आईएफ के बीच का ग्राफ है। हम फील्ड करंट को चेंज करेंगे और देखेंगे टर्मिनल वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है, फील्ड करंट को चेंज करके देखेंगे लोड वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है। और फील्ड करंट को चेंज करेंगे, इसमें हम देखेंगे लोड के अक्रॉस वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है। वीटी इज द फंक्शन ऑफ आईएफ, यानी इसको बदलो और देखो इसमें क्या वेरिएशन आया। तो जो ग्राफ होगा वीटी और आईएफ के बीच का होगा लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम दो चीजों का ध्यान रखते हैं कि स्पीड भी कांस्टेंट रहती है, यानी जिस स्पीड से इसको आप घुमाओगे वो स्पीड कांस्टेंट होगी, और आईए कांस्टेंट होगा। इसमें जो बहने वाली करंट आर्मेचर करंट क्या होगी? कांस्टेंट। फिर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है? दिस इज फंक्शन ऑफ क्या? किसके किसके बीच का ग्राफ है? वीटी और आईएल के बीच का ग्राफ है, मींस लोड वोल्टेज और लोड में जाने वाली करंट के बीच का ग्राफ है। लोड वोल्टेज क्या है? वीटी या वीएल है, लोड का वोल्टेज और लोड में जाने वाली करंट, लोड में कितनी करंट जाएगी? आईएल। तो लोड में जाने वाली करंट है आईएल, और लोड का वोल्टेज जो है वो है वीटी। तो लोड वोल्टेज और लोड में जाने वाली करंट के बीच का ग्राफ है, वीटी इज द फंक्शन ऑफ आईएल, वीटी इज द फंक्शन ऑफ आईएल। लोड करंट को चेंज करेंगे तो देखेंगे टर्मिनल वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है। इसमें हम क्या रखेंगे? स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे और फील्ड करंट को कांस्टेंट रखेंगे। फील्ड करंट को कांस्टेंट रखेंगे और स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे। फिर आपका आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स या रेगुलेशन कर्व जिसको बोलते हैं, आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स या रेगुलेशन कर्व बोलते हैं, ये किसके बीच का ग्राफ है? ये ग्राफ है वीटी और आईए के बीच का, मींस आर्मेचर करंट को बदलेंगे तो देखेंगे टर्मिनल वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा। किसको बदलेंगे? आर्मेचर में जाने वाली करंट को बदलेंगे तो देखेंगे टर्मिनल वोल्टेज जो वीटी है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। वीटी द फंक्शन ऑफ आईए, मींस वीटी और आईए के बीच का ग्राफ बनाएंगे। इसमें हम क्या ध्यान रखेंगे? वीटी आपका कांस्टेंट रहे और एन कांस्टेंट रहे, यानी जिस स्पीड से घुमाएंगे वो स्पीड कांस्टेंट रहेगा और वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। यानी किसी भी ग्राफ में हम दो चीजों को बदलते हैं और दो चीजों को कांस्टेंट रखते हैं, दो चीजों को बदलते हैं और दो चीजों को कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ पे इसको बदलेंगे, इसको कांस्टेंट, ये तो जीरो ही है, इसको बदलेंगे, इसको कांस्टेंट, इसको बदलेंगे, इसको कांस्टेंट, इसको बदलेंगे, इसको कांस्टेंट। स्पीड सब में कांस्टेंट है, तो यहाँ सब में, यानी जनरेटर में जिस स्पीड से हम जनरेटर को घुमाते हैं वो स्पीड कांस्टेंट ही रखनी है हर मेथड में। कोई भी ग्राफ बनाएंगे, ऐसा नहीं कभी स्पीड बढ़ा दिया कभी स्पीड को घटा दिया, ऐसा नहीं करेंगे। स्पीड को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। तो आपका अलग अलग ग्राफ है, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये ग्राफ किसके किसके बीच बनाते हैं।
कई बार ये पूछ लिया जाता है, पूछा जा सकता है कि ये ग्राफ किसके किसके बीच में बनाते हैं। नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में बनाते हैं, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में बनाते हैं, या एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट मींस आउटपुट ये लोड पे तो लगा, आउटपुट पे तो लोड लगा है, आउटपुट वोल्टेज आउटपुट जाने वाली करंट के बीच का ग्राफ। ये सारी चीजें हैं जो ग्राफ होता है आपका डीसी जनरेटर में, 1 2 3 4। बट इसमें से जिस ग्राफ पे क्वेश्चन आता है, कई बार केवल नाम पे आ सकता है कि इसमें किसके किसके बीच का ग्राफ बनाएंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसमें किसके किसके बीच का ग्राफ, पहला क्वेश्चन बनेगा इन चारों का ग्राफ किसके किसके बीच का होता है। दूसरा, अगर ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ केवल इसका आपके हिसाब से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कोई ग्राफ आपके लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है तो वह एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ग्राफ जिस ग्राफ पे बेस्ड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इस ग्राफ पर बेस्ड। बाकी इन सब ग्राफ को बनाने का कोई मतलब नहीं है, नॉर्मली किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया इस पे आज तक, ठीक है। इन सारी चीजों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ग्राफ का, ये ग्राफ आपको पढ़ाया जाएगा। और ग्राफ नहीं आता एग्जाम में नॉर्मली, नॉर्मली इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ कैसे क्वेश्चन बनेंगे हम देखेंगे। तो हम एक कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें से पढ़ेंगे, दैट इज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर वेरियस डीसी जनरेटर। अलग अलग टाइप के डीसी जनरेटर के लिए हम वेरियस अलग अलग टाइप के डीसी जनरेटर के लिए हम क्या पढ़ेंगे, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी लोड का वोल्टेज, यहाँ पे जो लोड लगाया गया है और लोड में जाने वाली करंट के बीच का ग्राफ कैसा होगा वो हम आपको बताएंगे। आगे बढ़े। प्रिंस प्रभाकर जयतो, इसमें कोई संदेह है तो बताइए, कोई ऐसा लिखा गया कुछ भी ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ आ रही है तो। अब हम ये वाला ग्राफ पढ़ेंगे, लोड वोल्टेज और जाने वाली करंट का ग्राफ बनाएंगे। प्रिंस बोल रहे हैं हेलो सर। बोलिए प्रिंस, क्या हाल चाल, हाल चाल क्या है प्रिंस, व्हाट इज योर हालम चालम। प्रिंस बोला मशीन पूरी कब तक एंड हो जाएगी, चल रही है डीसी मशीन ही चल रही है, 2 4 दिन आपको अंदाजा हो जाएगा कि कब तक खत्म हो पाएगी। कम से कम 10 घंटे तो भी लगेंगे ही, डीसी मशीन मतलब मशीन खत्म होने में 10 घंटे तो लगेंगे ही, ठीक है, कम से कम। तो आइए हम पढ़ते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये किसके किसके बीच का ग्राफ है, ये ग्राफ है लोड वोल्टेज VL इज द फंक्शन ऑफ लोड करंट IL। लोड वोल्टेज को हम VL नाम देते हैं, VT नाम देते हैं, और करंट को IL नाम देते हैं, तो उसके बीच का ग्राफ है, आपको ये ग्राफ बनाना है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम शंट जनरेटर की, शंट जनरेटर की बात करते हैं। ये ग्राफ हमको बनाना है शंट के लिए, सीरीज के लिए, कंपाउंड के लिए, सबको बनाना है ग्राफ। लोड वोल्टेज और लोड में जाने वाली करंट, लोड वोल्टेज VL को आप VT भी बोल सकते हो, और जाने वाली करंट है IT। क्या करेंगे, देखो वहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, शंट का ही बना हुआ है, आ रही है तो मैकेनिकल इनपुट लेके घुमाएंगे, फील्ड वाले का फ्लक्स इससे पास होगा, ये फिर कुछ करंट आएगी, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पे कोई लोड कनेक्टेड है तो करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर भी जाएगी। नमस्कार भाकर, भाकर नमस्कार एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू। कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी, ठीक है भाकर। अब आप देखो जरा, ये तो आपको पता है शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट काफी कम होती है, तो जो भी करंट आएगी उसका काफी कम हिस्सा इधर जाएगा, ज्यादा करंट इधर जाएगी, यानी आईए लगभग बराबर होगा इसके, इसको हम नेगलेक्ट करते हैं तो लोड वोल्टेज जो है V, अगर हम देखें लोड वोल्टेज को हम V मान लें, VL या VT या V, तो V क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EA माइनस IA इंटू RA। अरे बोलो, इस EA में से जो वोल्टेज यहाँ पे आया है, इस EA में जो वोल्टेज यहाँ पे आया उसमें से घटा दीजिए क्या IRA ड्रॉप, इस EA में से जो वोल्टेज यहाँ पे आया उसमें से घटा दीजिए IRA ड्रॉप, तो क्या मिलेगा, इसके क्रॉस वोल्टेज, ये वोल्टेज हो जाएगा EA माइनस IRA, EA माइनस IRA इज लोड वोल्टेज V, ठीक है। अब देखिए आप कैसे आगे बढ़ोगे, तो ग्राफ बनाना किसके बीच का, लोड वोल्टेज V और लोड में आने वाली करंट IA के बीच का ग्राफ बनाना है, यानी हमको इस V और इस IA के बीच का ग्राफ बनाना है। V का मतलब क्या, ये वोल्टेज, IA का मतलब कैसे आने वाली करंट, और ये करंट लगभग इसमें ही तो गई, IA लगभग बराबर होगा IL के, IA लगभग बराबर होगा I के, इस करंट को हम नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। यहाँ से देखो हमें V और IA के बीच का ग्राफ बनाना है, तो कैसा होगा ग्राफ, एज IA इंक्रीजेज, IA बढ़ेगा जैसे जैसे, तो वैसे वैसे IRA ड्रॉप बढ़ेगा, और अगर IRA ड्रॉप बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू घटेगी, और ये पूरी वैल्यू घटेगी तो V घटेगा, यानी जैसे IA बढ़ेगा, एज IA इंक्रीजेज, जैसे जैसे IA बढ़ेगा, जैसे जैसे IA बढ़ेगा वैसे वैसे IRA ड्रॉप बढ़ेगा, एज IA इंक्रीज, जैसे जैसे IA बढ़ेगा IRA ड्रॉप बढ़ेगा, और अगर IRA ड्रॉप बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू घटेगी, मींस आपका जो लोड के क्रॉस वोल्टेज है V वो क्या हो घटेगा, एज IA इंक्रीजेज, IRA इंक्रीजेज और IRA घटेगा तो V घटेगा, ठीक है। तो ग्राफ अगर बनाना चाहो तो कैसा होगा ग्राफ, देखो इधर है आपका V लोड का वोल्टेज और इधर है लोड में जाने वाली करंट। अरे भाई ये करंट ही तो लगभग इसमें जाएगी, तो IA लगभग बराबर होगा IL के, लोड में जाने वाली करंट को मैं IA मान सकता हूं, IA इधर V इधर है। जब IA 0 है यहाँ पे, यहीं से तो ग्राफ आगे बढ़ेगा, IA 0 है, IA 0 रख दो, V किसके बराबर, EA के, IA 0 है, IA 0 है तो V किसके बराबर, EA के, V बराबर किसके है, EA के, IA 0 है, IA 0 रखो, V ये के बराबर है। अब जैसे से बढ़ेगा, जैसे से I बढ़ेगा, जैसे से I बढ़ेगा IRA ड्रॉप बढ़ेगा, IRA ड्रॉप बढ़ेगा तो V घटेगा, यानी ये डिक्रीज करेगा लाइक दिस। और ये घटा क्यों, ये घटा है IRA ड्रॉप की वजह से। ग्राफ समझ में आया नहीं, बोलो चिंटू, IRA ड्रॉप की वजह से आपका वोल्टेज घटता चला जाएगा, जैसे जैसे I बढ़ेगा I ड्रॉप बढ़ेगा। आलोक बोल रहे हैं यस सर, आलोक बोल रहे हैं आया, और बाकी लोगों को आया नहीं आया, आज ग्राफ चलेगा आपके दिमाग को घुमाएगा, इसलिए ध्यान से देखते रहो, हाँ ना बोलते रहो, समझ में आया तो हाँ, ना समझ में आया तो ना। मुकुल बोल रहे हैं आ गया सर, चलिए ठीक आ गया। तो एक चीज होती है आर्मेचर रिएक्शन डीसी मशीन में भी, ये आपको पढ़ाएंगे 2 3 दिन बाद लास्ट में डीसी मशीन के। आर्मेचर रिएक्शन एक टर्म होता है डीसी मशीन में, क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है डीसी मशीन में, बताइए व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन, बोलो, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स
इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर फ्लक्स का फील्ड फ्लक्स के ऊपर जो प्रभाव होता है उसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। और ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन फील्ड फ्लक्स या फ्लक्स जो होता है आपका डिक्रीजेस। ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन फील्ड फ्लक्स डिक्रीजेस। देखिए आर्मेचर फ्लक्स का फील्ड फ्लक्स के ऊपर प्रभाव। अब बात करिए आर्मेचर है क्या। ये जो रोटर है, रोटर को बोलते हैं आर्मेचर डीसी मशीन में। और जो स्टेटर के ऊपर वाइंडिंग होती है, फील्ड पोल्स के ऊपर जो वाइंडिंग होती है उसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग में करंट से जो फ्लक्स आता है उसको बोलते हैं फील्ड फ्लक्स। ठीक है, तो आर्मेचर का फ्लक्स फील्ड फ्लक्स के ऊपर जो प्रभाव डालता है उसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। देखो यहाँ पे ईएमएफ आया जैसे ही ईए, फिर इसमें करंट आएगी आर्मेचर में। अब आर्मेचर में करंट आएगी आईए। जैसे यहाँ पे वोल्टेज आया, शुरू में थोड़ा सा फ्लक्स था, यहाँ पे गौर से देखो थोड़ा सा फ्लक्स था, वो इससे पास हो रहा था, थोड़ा सा फ्लक्स था, वो इससे पास हो रहा था। इसको आपने मैकेनिकल इनपुट देके घुमाया, और जब आपने इसको मैकेनिकल इनपुट देके घुमाया तो यहाँ पे ईएमएफ पैदा हो गया ईए। और जब ईएमएफ आ गया तो इसमें करंट आएगी, और जब आर्मेचर में करंट आई तो आर्मेचर में फ्लक्स भी आएगा। जहां होगी करंट वहां होगा फ्लक्स। तो आर्मेचर वाइंडिंग मतलब रोटर की वाइंडिंग में करंट आई है अगर, तो रोटर की वाइंडिंग में करंट से रोटर की वाइंडिंग में फ्लक्स भी आएगा। तो रोटर का जो फ्लक्स है इसको हम बोलते हैं आर्मेचर फ्लक्स। रोटर का जो फ्लक्स है डीसी मशीन में उसको हम बोलते हैं आर्मेचर फ्लक्स। अब ये रोटर में कैसे आर्मेचर में करंट से आर्मेचर में फ्लक्स आएगा, दैट फ्लक्स इज आर्मेचर फ्लक्स फाई ए। ये आर्मेचर फ्लक्स फील्ड के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा उसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। ये जो आर्मेचर फ्लक्स आएगा रोटर में, जो एक फ्लक्स आएगा आर्मेचर फ्लक्स फाई ए, फील्ड फ्लक्स के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, ये फील्ड फ्लक्स के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा इसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर फ्लक्स का फील्ड फ्लक्स के ऊपर प्रभाव इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। अब आर्मेचर फ्लक्स करता क्या है, फील्ड फ्लक्स को कम कर देता है। प्रभाव कुछ इस तरीके का होता है, ये हम पढ़ेंगे डीसी मशीन में। आर्मेचर फ्लक्स आता है तो फील्ड फ्लक्स को क्या कर देता है, कम कर देता है। जितना ज्यादा आर्मेचर फ्लक्स होगा फील्ड फ्लक्स को उतना ही ज्यादा कम करेगा। जैसे जैसे आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा फील्ड फ्लक्स आपका घटेगा। ठीक है, ये कहानी है। तो आर्मेचर फ्लक्स का फील्ड फ्लक्स के ऊपर जो प्रभाव है इट इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन फील्ड फ्लक्स डिक्रीजेस। चलिए ये तो कहानी समझ में आ गई। तो अगर आप देखोगे, आप अगर देखिए यहाँ पे, तो जैसे जैसे आईए बढ़ेगा, एज आईए इंक्रीजेस, गौर से देखिए एज आईए इंक्रीजेस, तो दो कहानियां हो रही हैं क्या। एक तो आईए हो रहा है तो आईआरए ड्रॉप बढ़ेगा, आईआरए ड्रॉप क्या होगा, बढ़ेगा। और जब आईआरए ड्रॉप बढ़ेगा तो वी घटेगा। तो इसकी वजह से आपका वी क्या हुआ, वी घटा। आईए बढ़ा तो आईआरए ड्रॉप बढ़ा तो वी घटा। और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ आईए के बढ़ने से, आर्मेचर में करंट बढ़ी तो आर्मेचर का फ्लक्स बढ़ेगा फाई। आर्मेचर में करंट बढ़ी तो आर्मेचर का फ्लक्स बढ़ेगा फाई। और जब आर्मेचर का फ्लक्स बढ़ेगा, आर्मेचर का फ्लक्स क्या करता है, फील्ड फ्लक्स के ऊपर जो प्रभाव डालता है उसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। अगर आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा तो फील्ड फ्लक्स को ज्यादा कम करेगा, ज्यादा प्रभाव डालेगा, तो फील्ड फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, मेन फ्लक्स यानी फील्ड फ्लक्स घटेगा। आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा तो फील्ड फ्लक्स घटेगा, और जब फील्ड फ्लक्स घटेगा तो ईएमएफ जो आपका जनरेटर में जो पैदा हो रहा है वो भी घटेगा। क्योंकि ईएमएफ ईए का फार्मूला क्या है, के फाई एन। ये है के फाई एन, के कांस्टेंट, एन वो स्पीड जिससे घुमा रहे हो जनरेटर के रोटर को, और फाई क्या फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स है मेन फ्लक्स। तो मेन फ्लक्स घट गया आपका, तो आपका ईएमएफ क्या होगा, ये घटेगा। ठीक है, और जब ये घटेगा, गौर से देखो ये घटेगा तो वी और घटेगा। ये जब घटेगा देखो वी क्या होगा, वी भी घटेगा, तो वी और घटेगा। यानी आईए बढ़ने की वजह से वी दो कारणों से घट रहा है। एक तो आईए बढ़ रहा है तो आईआरए ड्रॉप हो रहा है जिसकी वजह से वी घट रहा है। दूसरा आईए बढ़ रहा है तो आर्मेचर का फ्लक्स बढ़ रहा है, यानी फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स घट रहा है, और फील्ड फ्लक्स घट रहा है तो ये घट रहा है, और ये घट रहा है तो वी घट रहा है। यानी आईए बढ़ने पर वी दो कारणों से घट रहा है, पहला इसके बढ़ने से, दूसरा इसके घटने से। तो अगर हम इन दोनों ग्राफ को बनाएं एक साथ तो देखिए जरा, ये तो आईए बराबर 0 पर जो वोल्टेज है, आई और 0 पर वी बराबर ये तो नो लोड वोल्टेज है। क्या ये नो लोड वोल्टेज। अगर हम इस नो लोड वोल्टेज में से आर्मेचर रिएक्शन को कंसीडर करें तो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से कुछ ड्रॉप होगा या नहीं, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से कुछ ड्रॉप होगा। भाई आईए बढ़ा तो फाई ए बढ़ा, फाई ए मींस आर्मेचर बढ़ा तो फील्ड फ्लक्स घटा, फील्ड फ्लक्स घटा तो ये घटा, ये घटा, ये घटा, ये घटा, ये जो घट रहा है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, ये ग्राफ ये है। अब आर्मेचर रिएक्शन को हमने बनाया तो ये ग्राफ। अब अगर अब आईए इनटू आरए ड्रॉप को भी शामिल कर लें, भाई इसके घटने से जो घटा वो ग्राफ ये है। अब आईए बढ़ने से आईआरए ड्रॉप बढ़ने से भी घटा है, वो ग्राफ हम अलग से यहां बना दे रहे हैं, लाइक दिस। ये जो ड्रॉप है इसको हमने नाम दे दिया आईए आरए ड्रॉप, आईए आरए ड्रॉप। ये आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, और ये वाला जो ड्रॉप है दैट इज आईआरए ड्रॉप। और बोलो चिंटू, ये जो ग्राफ है इसको दुनिया इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जानती है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये वाला ग्राफ है दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी आईए बराबर 0 पर जो वोल्टेज था नो लोड वोल्टेज, उसमें से आर्मेचर रिएक्शन को हटाने के बाद जो वोल्टेज आया है, जो ग्राफ आया वो है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। और आईआरए ड्रॉप को उसमें सॉल्व हटा दोगे तब तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा। एक बार ईएस के पेपर में पूछा गया है व्हाट इज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्टिंग आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप फ्रॉम नो लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज में से आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को हटाने के बाद जो ग्राफ मिलता है दैट इज कॉल्ड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम आर्मेचर रिएक्शन को नेगलेक्ट कर दें, अगर हम मान लें कि आर्मेचर रिएक्शन हो ही नहीं रहा है या थोड़ा बहुत हो रहा है, वो नेगलेक्टेड है, तो आपका नो लोड वोल्टेज है, फिर सीधे आईआरए ड्रॉप ना हो गया। अगर हम आर्मेचर रिएक्शन को नेगलेक्ट कर दें तो कैसा ग्राफ बनेगा, सीधे देखो इसमें पिछला बनाया था, ये हो गया ये नो लोड वोल्टेज। अब अगर आईए बढ़ा तो आईआरए ड्रॉप बढ़ा, तो जो ग्राफ होगा ये होगा आईआरए ड्रॉप। ठीक है, ये कब है, जब हमने आर्मेचर रिएक्शन को नेगलेक्ट कर दिया। लेकिन अगर आर्मेचर रिएक्शन को भी कंसीडर करें मान लो इस ग्राफ में जो किया है, तो इस ग्राफ में आर्मेचर रिएक्शन को कंसीडर किया तो ऐसा बना, फिर आईआरए ड्रॉप को कंसीडर कर लिया तो ऐसा बना। ओमिक ड्रॉप ये है, आईआरए ड्रॉप ही तो ओमिक ड्रॉप है, ये वाला। तो क्वेश्चन आया कि व्हाट इज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज obtained by subtracting, it is obtained by subtracting armature reaction drop, it is obtained by subtracting armature reaction drop from no load voltage। नो लोड वोल्टेज में से आर्मेचर रिएक्शन को कंसीडर करने के बाद जो ग्राफ मिलता है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लीजिए। और अगर उसी आप ग्राफ में इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में से आईआरए ड्रॉप को भी हटा दें, ओमिक ड्रॉप को भी हटा दें, तो जो दूसरा ग्राफ मिलेगा दैट इज एक्सटर्नल। ये बाहर होता है इसलिए बाहरी बोलते हैं, ये अंदर होता है इसलिए इंटरनल बोलते हैं। यहां तक कहानी समझ में आई।
तो आपने क्या देखा कि नो लोड पे तो वोल्टेज ज्यादा था जनरेटर में, लेकिन जैसे जैसे लोड आपका बढ़ेगा, आइए बढ़ने का मतलब लोड बढ़ेगा तो आपका वोल्टेज घटेगा। यानी लोड चेंज करने पे, लोड बढ़ाने पे आपका वोल्टेज घट रहा है, लोड बढ़ाने पे आपका वोल्टेज घट रहा है। बोलो कोई संदेह है इसमें तो? जयदेव की आलोक, जयदेव बोल रहे क्लियर है सर। चलिए, तो हमने शंट जनरेटर में क्या देखा कि जैसे जैसे लोड करंट बढ़ रही है यानी लोड बढ़ रहा है तो आपका वोल्टेज घट रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम ग्राफ बनाएंगे सीरीज जनरेटर के लिए। किसके लिए बनाएंगे? सीरीज जनरेटर के लिए। नमस्कार जयंता, जयंता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंता वेरी गुड आफ्टरनून। जैसे जैसे आइए बढ़ा रहे थे हम, यानी लोड में जाने वाली करंट यानी लोड करंट या लोड, तो आपका वोल्टेज घट रहा था। जयदेव बोल रहे हैं सर रेलवे के वाईफाई से लाइव देख रहा हूँ। बढ़िया जयदेव, अच्छी स्ट्रेटजी है। दूसरा ग्राफ है हमारा सीरीज जनरेटर के लिए। सीरीज जनरेटर के लिए ग्राफ कैसा होगा देखो, ये है आपका सीरीज जनरेटर। इसको मैकेनिकल इनपुट देके घुमाएंगे, मैकेनिकल इनपुट देके घुमाएंगे, यहाँ पे वोल्टेज पैदा होगा मान लीजिए ईए, यहाँ पे कोई लोड लगा दिया है मैंने, लोड लोड का जो वोल्टेज है दैट वोल्टेज वी, लोड में जाने वाली करंट है दैट करंट इज आई। आप इसको मैकेनिकल इनपुट घुमाओगे, फील्ड लाइन का फ्लक्स इससे पास होगा, तो जो करंट यहाँ से निकलेगी दैट करंट इज आई ए, इसमें जो करंट जाएगी दैट करंट इज आई एस ई, और इसमें जो करंट जाएगी दैट लोड करंट आई एल या आई। ये दिख रहा है सीरीज में, तो आई ए बराबर आई एस ई बराबर आई, ये तो दिख रहा है आपको आई ए बराबर आई एस ई बराबर आई। नाम क्या है जयंता? व्हाट इज द नेम? मेरे साथ जयंता जुड़े हुए हैं। जयंता कह रहे हैं सर आज मेरी बबली का बर्थडे है और वो भी आपके पढ़ाने की फैन है सर, सो प्लीज विश हिम वंस, एक बार बोल दीजिए। व्हाट इज द नेम जयंता? या नाम नहीं बताना चाह रहे हो आप? या नाम नहीं बताना चाह रहे हो आप? जयंता, जयंता दिनेश का हैप्पी बर्थडे आया है जयंता। चलिए, तो जयंता की बबली को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू द बबली ऑफ चिंटू, ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू द बबली ऑफ जयंता। चलिए मैं नाम नहीं लूंगा, नाम भेज दिया है जयंता ने, जयंता ने नाम लिख के भेज दिया है, बट मैं नाम नहीं लूंगा। बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो। ये शुभकामना हमारे हम लोगों की तरफ से तो है, मेरी तरफ से या जितने भी बच्चे सीजे करियर के उनकी तरफ से, साथ ही साथ जयंता की तरफ से जो असली फीलिंग्स हैं वो जयंता की तरफ से हैं, तो हम सभी लोगों की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। सिप्रा का भी हैप्पी बर्थडे आया है। तो इतने सारे लोग आपको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है यू मस्ट बी लाइव। और जन्मदिन की मुबारकबाद के साथ साथ बाल दिवस की भी शुभकामनाएं आप लोगों को। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू यू। आलोक का भी कमेंट आया पार्टी का मिलेगी। पार्टी का कोई इंतजाम कैसे किया जा सकता है इस वर्चुअल क्लास में? ऑफलाइन क्लास होती है तो वहाँ पे पॉसिबल होता है, और इस प्रकार की क्लासेज में मैं आपको देख तक नहीं पाता हूँ, आप तो मुझे देख भी लेते हो, मैं आपको देख भी नहीं सकता हूँ। पार्टी देने की बात तो दूर, तो कैसे पार्टी दी जाए, इसका कोई इनोवेटिव तरीका अगर हो तो बताइए। जयंता बोले थैंक यू सो मच सर, लव यू सर, चरण स्पर्श आपका। दिनेश सर मेरे पास कोई बबली नहीं है, तो परेशान मत हो दिनेश, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं दिनेश, अभी पढ़ाई करो। आलू बोला मैं आ रहा हूँ दिल्ली, आ जाओ दिल्ली से स्वागत है। दिल्ली आ जाओ, फिर स्टूडियो में बुलाते हैं आपको, सारे बच्चे देखेंगे, वी विल सेलिब्रेट टीचर्स डे इन द स्टूडियो। मोनोसिस का भी कमेंट आया है, मुकुल का कमेंट आया है। मोनोसिस बोल रहे हैं जयंता हैप्पी बर्थडे टू योर बबली। मुकुल बोल रहे हैं जन्मदिन की शुभकामनाएं। जयंता बोल रहे हैं कोलकाता आइए सब लोग हम देंगे पार्टी। बात कोलकाता जाने की तो है कि कितने कोने कोने से लोग देख रहे हैं, सारे के सारे लोग कोलकाता जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, सबको टाइम निकालने में। आलू बोल रहे हैं एड्रेस सर, एड्रेस जीटीबी नगर, जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के पास। ओपी बोल रहे हैं बबली क्लास की है क्या सर जी? नाम से तो क्लास की ही लग रही है, नाम अब पता नहीं वो नाम और है या कोई बाहरी है, बट जो नाम जयंता ने बताया वो नाम से कमेंट मुझे दिखता है स्क्रीन पे, बट वो कोई और है या गैर है, कौन है डोंट नो। चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। सीरीज जनरेटर देखिए, सिप्रा आलोक का कहना है नाम क्या है सर? नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताएंगे हम कि प्राइवेसी हो सकता है जनता की, उन दोनों को ब्रेक हो जाए, मैं नहीं चाहता ऐसा हो, तो प्यार के दोनों जोड़ों को आप प्राइवेट ही रहने दो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जयंता बोला नहीं सर क्लास की नहीं है, ओके ओके, क्लास की नहीं है तो आप लोग नहीं जानते हो।
जयंता का कहना नहीं सर इस क्लास की नहीं है, मींस सी इज फ्रॉम आउटसाइड, सी इज फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। तो आप लोगों के बैच का कोई स्टूडेंट नहीं है उसमें, सी इज फ्रॉम आउटसाइड। जब बाहर की कोई है तो नाम जानने का क्या फायदा, व्हाट इज द यूज ऑफ नेम इफ सी इज फ्रॉम आउटसाइड। जनता बोले सर नाम बता दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, बट आप लोग नहीं जानते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिप्रा कहना सर ठीक है हम लोग प्राइवेट रहने देते हैं, पर हमको ट्रीट चाहिए और कुछ नहीं। तो ट्रीट के लिए कोई डेट डिसाइड करिए, आप लोग दिल्ली आइए सभी लोग, फिर ट्रीट का कुछ इंतजाम किया जाएगा। अदरवाइज कैसे ट्रीट हो सकती है, कोई बंगाल से है, कोई बिहार से है, कोई गाजियाबाद से है, कोई यूपी से है, कोई बनारस से है, कोई साउथ इंडिया से हो सकता है हो। कई सारे लोग कमेंट भी कम करते हैं, कई सारे बच्चों का मैसेज आता है, मैं केवल रिकॉर्डेड फॉर्म में देखता हूं, सर आपने चीज नहीं पढ़ाई, चीज भी पढ़ा दीजिएगा, ऐसे कई बार बच्चों का मैसेज आता है। जयदेव बोले सर मैं राजस्थान से हूँ, देखिए कोई राजस्थान से है, इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा कर पाना काफी मुश्किल है, बट इसका कुछ इंतजाम मैं करता हूँ, कुछ इनोवेटिव तरीका, हाउ टू सेलिब्रेट एनी ओकेजन इन ऑनलाइन क्लासेस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जनता ने अपनी दिल की ख्वाहिश बुलवा दी। ये तो फिल्मों में देखा करता था कि रेडियो पे या टीवी में जाकर के लोग आई लव यू बोलते थे, यहाँ पे लाइव क्लासेस में जनता ने अपनी फीलिंग्स कहलवा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हम बनाएंगे डीसी सीरीज जनरेटर की, ठीक है दिनेश। डीसी सीरीज जनरेटर की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनाएंगे, ये डीसी सीरीज जनरेटर है, ये लोड का वोल्टेज है, लोड में जाने वाली करंट है आई, इसके क्रॉस वोल्टेज है ई, करंट ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अगर मुझे वी का वी लिखना हो तो वी क्या होगा आपका, यहाँ से देखो, वी होगा आपका ई ए माइनस आई आर ए इंटू आई इंटू इसका रेजिस्टेंस आर एस सी मान लो, तो आई एस सी इंटू आर एस सी, बट आई एस सी बराबर आई है, तो वी हो जाएगा ई ए माइनस आई ए आर ए माइनस आई एस सी इंटू आर एस सी, होगा नहीं, ये वोल्टेज पैदा हुआ है, इसमें से घटा दो ये वाला वोल्टेज ड्रॉप आई आर ए इंटू ये वाला वोल्टेज ड्रॉप आई एस सी इंटू आर एस सी, बट आई एस सी और आई ए बराबर होंगे, तो आप आई एस सी की जगह पे चाहो लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो। अब आई ए को अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ई ए माइनस आई ए आर ए प्लस आर एस ई। अब आर ए प्लस आर एस सी की जगह पे हम लिख देते हैं आर, इस पूरे की जगह पे हम लिख देते हैं आर, वी बराबर हो जाएगा ई ए माइनस आई इंटू आर, ठीक है। वी बराबर हो जाएगा ई ए माइनस आई ए, वी बराबर ई ए माइनस आई इंटू आर। अब आपको ग्राफ बनाना है ई ए और के बीच में, सॉरी आई ए और वी के बीच में, कैसा ग्राफ होगा मैं आपसे पूछ रहा हूं, नेचर कैसा होगा आई ए और वी के बीच के ग्राफ का, नेचर कैसा होगा कुछ गेस करिए, कैसा होगा नेचर ग्राफ का, बताइए आई और वी के बीच का ग्राफ लगभग कैसा होगा। मुकुल बोल रहे हैं जयंता की बबली का बर्थडे है एंड जयंता इज एंजॉयिंग द क्लास। कैसा होगा ग्राफ, देखो जैसे जैसे आई ए बढ़ेगा, जैसे जैसे आई ए बढ़ेगा, आई ए इंटू आर ड्रॉप बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं, आई ए बढ़ेगा तो आई आर ड्रॉप, आई ए इंटू आर ड्रॉप बढ़ेगा, और ये ड्रॉप बढ़ेगा तो वी क्या होगा, घटेगा, बोलो आई ए बढ़ेगा तो आई ए इंटू आर ड्रॉप बढ़ेगा, ये ड्रॉप बढ़ेगा तो वी क्या होगा, घटेगा, वी घटेगा। लेकिन जैसे जैसे आई ए बढ़ेगा, गौर से देखो, आई ए बढ़ेगा तो फाई ए भी बढ़ेगा, आर्मेचर वाइंडिंग की करंट अगर बढ़ेगी तो आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लक्स भी बढ़ेगा, भाई आर्मेचर वाइंडिंग में करंट, आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लक्स आएगा नहीं, और जब आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लक्स बढ़ेगा तो आर्मेचर वाइंडिंग का फ्लक्स फील्ड फ्लक्स के ऊपर जो प्रभाव डालता है उसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर फ्लक्स फील्ड फ्लक्स के ऊपर जो प्रभाव डालता है, आर्मेचर फ्लक्स फील्ड फ्लक्स के ऊपर जो प्रभाव डालता है उसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। अब अगर आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा तो फील्ड फ्लक्स के ऊपर प्रभाव डालेगा, भाई आर्मेचर रिएक्शन नहीं तो फील्ड फ्लक्स कम होगा, तो अगर आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा, और आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा जो आपका मेन फ्लक्स है फील्ड फ्लक्स क्या होगा, घटेगा, और अगर मेन फ्लक्स घटेगा तो ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है, ईएमएफ का फार्मूला होता है के फाई इंटू एन, जनरेटर में जनरेटर को घुमाते और वोल्टेज पैदा होता है, अगर ये फील्ड फ्लक्स घटेगा तो ईएमएफ क्या होगा, जनरेटर घटेगा, यानी फ्लक्स घटने से ईए आपका क्या होगा, घटेगा, नहीं घटेगा। देखो आइए बढ़ने से ये ड्रॉप बढ़ा तो ये घटा, पहला तो ये, दूसरा आइए बढ़ा तो फाइए बढ़ा, फाइए बढ़ा तो मेन फ्लक्स जो है फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स ये घटेगा, और अगर फील्ड फ्लक्स घटेगा तो ये घटेगा, और अगर ये घटेगा तो वी आपका और ज्यादा घटेगा। मुझे भी कुछ इसमें दाल में काला लग रहा है। आई ए बढ़ेगा अगर तो आई आर ए ड्रॉप बढ़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन सही लिखिए ना, वी बराबर ई ए माइनस आई आर ए, ठीक है, ठीक, आई इंटू आर, आई ए बढ़ेगा तो आई इंटू आर ड्रॉप बढ़ेगा, ये ड्रॉप बढ़ेगा तो वी घटेगा, ठीक है, और दूसरा आई ए बढ़ेगा, अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, ये तो सही देखिए जरा, सी आई ए बढ़ा तो आई आर ए ड्रॉप बढ़ा, आई ए आर में आर ए प्लस आर एस को हमने आर नाम दिया, तो आई ए बढ़ेगा तो आई इंटू आर ड्रॉप बढ़ेगा, ये ड्रॉप बढ़ेगा तो वी घटेगा, वी घटेगा। दूसरा अगर आई ए बढ़ेगा, देखिए अभी हम आर्मेचर रिएक्शन की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अगर आई ए बढ़ेगा तो आई ए बढ़ने का मतलब क्या, इसमें जाने वाली करंट का बढ़ना, यही आई ए बराबर आई एस सी बराबर आई के है, तो अगर आई ए बढ़ेगा इसका मतलब इसमें आने वाली करंट बढ़ेगी, इसका मतलब फील्ड वाइंडिंग में आने वाली करंट बढ़ेगी, बढ़ेगी, आई ए बढ़ने का मतलब फील्ड वाइंडिंग में आने वाली करंट का बढ़ना, और फील्ड वाइंडिंग में आने वाली करंट का बढ़ना मतलब फील्ड फ्लक्स का बढ़ना, तो आई ए बढ़ेगा इसका मतलब फील्ड फ्लक्स जो है, फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स है, फील्ड फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स बढ़ेगा तो जनरेटर का जो वोल्टेज ई है वो बढ़ेगा, ई क्या होता है, के फाई इंटू एन, राइट, फाई क्या है, फील्ड फ्लक्स, ये मेन फ्लक्स है, ये वर्किंग फ्लक्स है, तो अगर फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा,
तो ई ए आपका क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों ये बढ़ा, क्योंकि ई ए का के फाई इंटू एन, अगर ये फ्लक्स बढ़ेगा ये बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा, देखो ये बढ़ेगा, वी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, दो चीजें, आइए बढ़ा तो ये बढ़ा, ये बढ़ा तो ये घटा, पहला। दूसरा आइए बढ़ा तो इसमें आने वाली करंट बढ़ी, इसमें आने वाली करंट बढ़ी, इसमें आने की करंट बढ़ी, तो फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स बढ़ा, फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स बढ़ा तो जनरेटर जो वोल्टेज पैदा करेगा बढ़ेगा, जनरेटर जो वोल्टेज आता है वो फाई एन, फील्ड फ्लक्स बढ़ने पर जनरेटर का वोल्टेज बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, वी बढ़ेगा। यानी आइए बढ़ने के दो इफेक्ट आपको देखने को मिले, एक तो आइए बढ़ने से भी घटा है और दूसरा आइए बढ़ने से भी बढ़ा है। आइए बढ़ा ये बढ़ा ये घटा, दूसरा आइए बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा ये बढ़ा और ये बढ़ा ये बढ़ा। तो आइए बढ़ने पे एक भी घटा है, दूसरा भी बढ़ा है। अब आपको ये देखना है इसमें से डोमिनेट कौन करेगा। अगर आप प्रैक्टिकली सारी वैल्यूज रख के देखोगे तो अगर आप देखो ये डोमिनेट नहीं करता, डोमिनेट ये करता है, ये डोमिनेट करता है। यानी ये भाई एक कह रहा है कि वोल्टेज घटेगा, दूसरा कह रहा है कि वोल्टेज बढ़ेगा, बट जितना वोल्टेज घटा है उससे कहीं ज्यादा वोल्टेज बढ़ता है। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, मान लीजिए वोल्टेज घटा 10 वोल्ट और यहाँ वोल्टेज बढ़ा 40 वोल्ट, तो फाइनली क्या वोल्टेज 30 वोल्ट बढ़ा, ये वाला डोमिनेट करता नीचे वाला। यानी फाइनली हुआ क्या, एज आई ए इंक्रीजेज वी इंक्रीजेज। बात समझ में, जैसे जैसे आइए बढ़ेगा वी आपका बढ़ेगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, ठीक है, तो इसका वी और इस साइड आपका आई ए। तो आइए जब जीरो है तो क्या वैल्यू है, आइए जब जीरो है, आइए जीरो तो पूरी वैल्यू जीरो, पूरी वैल्यू जीरो तो वी बराबर ई ए के, वी बराबर ई ए के, यानी वी बराबर है किसके, ई ए के, मान लीजिए ये। और जैसे जैसे आइए बढ़ेगा, जैसे जैसे आइए बढ़ेगा तो फाइनली दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या है, आइए बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, आइए बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा। यानी ग्राफ कुछ इस तरीके से आया है। नहीं आया समझ में, आया समझ में, नहीं आया बोलो। मोनोसिस बोले समझ नहीं आया सर, एक बार फिर आलो बोले सर एक बार फिर से। देखिए किस स्टेप पे डाउट है, किस स्टेप पे डाउट है तो बताओ। ये क्वेश्चन हमने लिखी, देखो फिर ये लिखा हमने, कहा आइए बढ़ने का वी पे क्या फर्क पड़ेगा, आइए बढ़ेगा ये पूरा ड्रॉप बढ़ेगा, ये ड्रॉप बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू घटेगी नहीं घटेगा, आइए बढ़ा तो आइए ड्रॉप बढ़ा तो वी घटा। दूसरा ध्यान से देखो समझ में आएगा। और फिर आइए बढ़ा, आइए बढ़ा, भाई आइए बढ़ने का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है मैं स्टडी कर रहा हूं। तो आइए बढ़ने से ड्रॉप बढ़ा वी घटा, ठीक है, आइए बढ़ने से ये ड्रॉप बढ़ा तो वी घटा, वी घटा। अब आइए बढ़ने से बताओ आइए कौन सी करंट, इससे जाने वाली करंट, तो आइए जो जाएगी वो इसमें से होकर जाएगी, जो इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी। तो अगर म्यूचुअल करंट बढ़ रही तो वैसे जाएगी भाई, इसकी करंट और इसकी करंट मैग्नीट्यूड बराबर होगी। अगर ये करंट बढ़ रही है मतलब फील्ड वाइंडिंग में आने वाली करंट बढ़ेगी, तो अगर फील्ड वाइंडिंग में आने वाली करंट बढ़ेगी, फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। फाई एस इंक्रीज, फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स बढ़ेगा। और अगर किसी भी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स बढ़ेगा, जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज है ये बढ़ेगा, फाई एस बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। क्यों, ये का फार्मूला क्या, फाई याद करो, जनरेटर में फाई क्या था, फाई था फ्लक्स किसका, फील्ड वाइंडिंग का, फील्ड पोल्स का, फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स था। अब फ्लक्स अगर बढ़ा है ये क्या होगा, बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। मींस ये तो ये है, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ने का मतलब क्या, यहाँ पे ये बढ़ेगा। अब ये बढ़ेगा तो देखो ये क्या होगा, ये बढ़ेगा, इसके बढ़ने से ये बढ़ेगा, बट इसके बढ़ने से घटेगा, क्योंकि घट रहा है, ये बढ़ेगा ये घटेगा, बट ये बढ़ेगा ये बढ़ेगा, तो ये बढ़ने से बढ़ा है। तो आपने क्या देखा, आइए के बढ़ने से यहाँ पे भी घट रहा है, अगर हम आइए ड्रॉप को कंसीडर करें, दूसरा आइए के बढ़ने पे ये भी बढ़ रहा है, अगर हम इस इफेक्ट को कंसीडर करें। अब आपको ये पता करना है कि प्रैक्टिकली कौन ज्यादा होता है, ये और ये कौन डोमिनेट करता है, किसका प्रभाव ज्यादा होता है, इसका प्रभाव कम होता है, इसका प्रभाव ज्यादा होता है। यानी वोल्टेज कम थोड़ा सा होता है बट बढ़ता ज्यादा, मान लीजिए कम हुआ 5 वोल्ट और बढ़ गया 30 वोल्ट, तो फाइनली वोल्टेज 25 वोल्ट बढ़ा ही, हमने तो नहीं कहा जितना कम उतना ही बढ़ेगा, ये डोमिनेट करता है। यानी इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट देखोगे तो आइए के बढ़ने से फाइनली वी बढ़ा है, वी वर्सेस आइए, बना रहा हूं वी वर्सेस आइएगा, आइए जीरो है तो कुछ वैल्यू है वी बराबर ये, और जैसे से आइए बढ़ेगा, जैसे से आइए बढ़ेगा वैसे से वी बढ़ेगा। वी बढ़ेगा मतलब ग्राफ नीचे तो जाएगा नहीं, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, कुछ ऊपर की तरफ जाता है ऐसे, लाइक दिस। अरे पहले मान लो स्ट्रेट लाइन था ऐसे, फिर कुछ समय ऐसा आएगा ना जबकि आइए बढ़ेगा फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, सैचुरेशन भी तो आएगा, ऐसा तो नहीं जब तक करंट बढ़ाते जाएंगे तब फ्लक्स बढ़ता रहेगा, इसमें का सैचुरेशन भी आएगा, तो फिर इसलिए वोल्टेज थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाता है, लाइक दिस। इसी का आपको कुछ ऐसे बना देते हैं। आर्मेचर रिएक्शन नेगलेक्ट कर दिया है, आर्मेचर रिएक्शन इज नेगलेक्टेड। आप कंसीडर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट आई हैव नेगलेक्टेड। आइए बढ़ने पे भी बढ़ रहा है अगर, तो ग्राफ नीचे तो आएगा नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट बढ़ रहा है तो ग्राफ ऊपर ही जाएगा। कुछ देर बाद हो सकता है कांस्टेंट हो जाए, जब सैचुरेशन आ जाए कि आइए बढ़ने के बाद फ्लक्स नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग कुछ समय बाद सैचुरेट होगी। यदि बोला जीरो से स्टार्ट करें तो सर जीरो से क्यों स्टार्ट करोगे, आइए जीरो करो इसमें, आइए जीरो करने पे वी की वैल्यू किसके बराबर, ये के बराबर है नहीं, वी बराबर ये मैंने सही से आइए को जीरो करोगे तो वी ये के बराबर है, तो ये की वैल्यू कुछ कुछ तो होगी, तो जीरो पे क्यों होगी, ये से स्टार्ट होगा फिर जाएगा। ये कौन सा वोल्टेज, आइए बराबर जीरो है तो जो वोल्टेज, ये नो लोड वोल्टेज है, ये आइए ये जो वोल्टेज है नो लोड वोल्टेज है, आइए बराबर जीरो पर। दिनेश बोला सर ग्राफ ही पढ़ना है क्या, पूरा ग्राफ चलेगा आज की क्लास में और कुछ नहीं है। डर लग रहा है क्या दिनेश ग्राफ से, पूरे ग्राफ का निचोड़ क्लास में बताऊंगा, क्वेश्चन जहां से आता है ज्यादातर। आलो बोल रहे हैं आगे, मोनोसिस बोल रहे हैं मतलब यहाँ पे दोनों लॉजिक काम कर रहे हैं सर, समझ गया। दिमाग घूम जाएगा, दिनेश बोल रहे हैं नहीं दिमाग नहीं घूमेगा, ध्यान से देखो, दिमाग घूमेगा बट अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो बिल्कुल योगी की तरह पढ़ोगे तो आएगा। जैसे जीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे भाई, आइए बराबर जीरो पर वी जीरो होता तो जीरो से स्टार्ट करते, बट आइए बराबर जीरो पर वी किसके बराबर है, आइए ये के बराबर। अरे यहीं से देखो, मैं इसमें पूछूं नो लोड वोल्टेज कितना है तो कितना है, बोलो मुझसे नो लोड वोल्टेज कितना, आइए बराबर जीरो पर जो वोल्टेज है वो नो लोड वोल्टेज है, कितना है मान लो 50 वोल्ट, आइए बराबर जीरो पर जो वोल्टेज है नो लोड वोल्टेज मान लो 50 वोल्ट। नहीं इक्वेशन नहीं याद रखनी है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर इक्वेशंस, हमारा मकसद क्या है पढ़ाने का भी, लास्ट में आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये सारे इक्वेशंस या ग्राफ आपको याद नहीं रखने हैं। मोटर का ग्राफ इंपॉर्टेंट है, जनरेटर का ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे एक निष्कर्ष क्लास में हम निकालेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट कन्वेंशनल में आ सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि ड्रॉ द वेरियस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर शंट जनरेटर या सीरीज जनरेटर। जल्दी बोलना, ज्यादा ध्यान से देखने पर चक्कर आता है सर, या तो मोबाइल आप लेकर जंप करके पढ़ा करो, जंप करके। वो भी बोला आप जब साथ में है तो किस बात का डर, कोई इक्वेशन नहीं याद रखनी, आप बस देखते जाओ और कुछ नहीं। नो लोड वोल्टेज कितना, ये मतलब 50 वोल्ट, और एक आइए बढ़ रही एक फुल लोड आर्मेचर करंट होगी, कुछ फुल लोड करंट मान लो यहाँ है, ये तो आइए जीरो है तो वोल्टेज है ये फुल लोड वोल्टेज, और आइए की वैल्यू बढ़ती है, यहाँ पे मान लीजिए फुल लोड आर्मेचर करंट है, आइए फुल लोड है, फुल लोड आर्मेचर करंट, तो इस फुल लोड आर्मेचर करंट पे कुछ वोल्टेज होगा या नहीं होगा, बोल
इस मान लिया करंट 32 आर्मेचर करंट और एक फुल लोड आर्मेचर करंट है। फुल लोड आर्मेचर करंट पे कुछ वोल्टेज होगा, ये जो वोल्टेज होगा कितना होगा, इसको ऊपर लेके जहां तक किया तो ये वैल्यू मान लीजिए कितनी है, ये वैल्यू मान लीजिए चलिए मान 90 वोल्ट, मान सकते हैं 90 वोल्ट इस पे वोल्टेज, मान सकते हैं नहीं, यहाँ पे वोल्टेज मान लिया 50, करंट बढ़ाते गए फुल लोड आर्मेचर करंट वोल्टेज कुछ होगा, इसमें मिलाओगे जो लेंथ होगी ये होगा फुल लोड वोल्टेज, उसको मान लिया 90, तो नो लोड वोल्टेज है 50, फुल लोड वोल्टेज है 90, वोल्टेज रेगुलेशन निकालो जरा, वोल्टेज रेगुलेशन निकालो जरा, वोल्टेज रेगुलेशन क्या कहता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज, कहता है नहीं कहता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज, परसेंटेज निकालना है 200, नो लोड वोल्टेज कितना कितना कुछ है 50 मान लिया, फुल लोड वोल्टेज कितना माना आपने 90 अपन फुल लोड वोल्टेज कितना है 90, इसको सॉल्व करो, 50 माइनस 90 कितना हो गया, ये हो गया माइनस 40 बटे 90 और परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा माइनस 400 डिवाइड बाई 9, तो 9 चौका 36 बचा 4 फिर 9 चौका 36 माइनस 44 के आसपास आएगा, यानी वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव में आया कि नहीं आया, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव में आया नहीं आया, सीरीज जनरेटर के केस में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है भाई, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव कब हो सकता है, अगर फुल लोड वोल्टेज ज्यादा हो नो लोड वोल्टेज कम हो तभी तो वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव हो सकता है, और यहाँ पे नो लोड वोल्टेज कम है फुल लोड वोल्टेज ज्यादा है, तो ये ज्यादा ये कम है तो वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा, यानी सीरीज जनरेटर में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव ही होता है, डीसी सीरीज जनरेटर वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे उसकी वैल्यू माइनस 95% के आसपास होती है, बात समझ आई। वोल्टेज रेगुलेशन पहले से ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज, उसी तरीके से यहाँ भी नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज, तो ये ज्यादा है ये कम है तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, नो लोड वोल्टेज कम है फुल लोड वोल्टेज ज्यादा है। बात आई समझ में, सीरीज में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है, अब हम बनाएंगे क्यों, क्योंकि फुल लोड वोल्टेज ज्यादा है नो लोड वोल्टेज कम है। यही शंट के लिए ग्राफ कैसा था, शंट के लिए कैसा था ग्राफ, देखो शंट के लिए आपका कुछ इस तरीके से था, ये था आपका V, ये था आपका IA, IA बराबर 0 पर जो वोल्टेज था वो था EA, IA बराबर 0 पर जो वोल्टेज था वो था EA, और जैसे से IA बढ़ रहा था वोल्टेज आपका घट रहा था, जैसे से IA बढ़ रहा था वोल्टेज आपका घट रहा था, तो नो लोड पे वोल्टेज है EA, इसको मान लो 50, बट फुल लोड आर्मेचर करंट मान लीजिए है, फुल लोड आर्मेचर करंट मान लीजिए है IFL फुल लोड आर्मेचर करंट, इस पे जो वोल्टेज है वो कितना है मान लीजिए, इस पे जो वोल्टेज कितना होगा 50 से कम ही होगा मान लो 40, यहाँ पे नो लोड वोल्टेज क्या है 50, फुल लोड वोल्टेज कितना 40, तो नो लोड ज्यादा है फुल लोड कम है, तो नो लोड 50 माइनस 40 अपॉन फुल लोड मींस 40, 50 माइनस 40 45 को सॉल्व करोगे ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये नो लोड ज्यादा फुल लोड कम है, तो शंट में वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होता है मगर सीरीज में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है। ये सब ग्राफ हम लास्ट में बनाएंगे सारे जनरेटर के लिए, बट यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रही है आपको, तो सीरीज में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव और शंट में वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव, ये भी दोबारा मिलेगा। इतना आया समझ में नहीं, बोलो जरूर बोल रहे हैं क्लियर है सर। तो क्या देख रहे हो आप, शंट जनरेटर में क्या था, जैसे जैसे लोड करंट बढ़ रही थी आईए बढ़ रहा था वैसे वैसे वोल्टेज घट रहा था, सीरीज में क्या है जैसे जैसे आईए बढ़ रही है वैसे वैसे करंट आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, तो शंट में ये देखो शंट में क्या था V वर्सेस आईए, जैसे जैसे आईए बढ़ रहा था वोल्टेज घट रहा था, तो नो लोड पे वोल्टेज इतना था जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वोल्टेज घटेगा, और सीरीज में क्या है नो लोड पे वोल्टेज कुछ था जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है लोड करंट बढ़ रही है वोल्टेज बढ़ रहा है, तो एक में वोल्टेज घट रहा है दूसरे में वोल्टेज बढ़ रहा है, हम नहीं चाहते कि लोड बदलने के साथ जनरेटर के आउटपुट पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो बदले, हम ये चाहते हैं कि जितना वोल्टेज नो लोड पे मिलता है जनरेटर में उतना ही वोल्टेज फुल लोड पे भी मिले, जितना वोल्टेज नो लोड पे मिलता है जनरेटर में उतना ही वोल्टेज फुल लोड पे भी मिले, हम ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं नो लोड पे जितना वोल्टेज मिले उतना ही वोल्टेज फुल लोड पे मिले, बट वो रिक्वायरमेंट हमारी ना तो ये पूरा कर पा रहा है ना तो ये पूरा कर पा रहा है, ना तो शंट पूरा कर पा रहा है, शंट में लोड बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज घटता है और सीरीज में लोड करंट बढ़ने के साथ साथ लोड बढ़ने के साथ वोल्टेज बढ़ता है, एक जगह बढ़ रहा है दूसरी जगह घट रहा है, क्योंकि हमें चाहते हैं जितना वोल्टेज नो लोड पे उतना ही वोल्टेज फुल लोड पे हो, वी वांट कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज, हम चाहते हैं लोड के क्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा हो वो कांस्टेंट मिले, बट ऐसा ना तो सीरीज में हुआ ना तो शंट में हुआ, तो इसलिए नए जनरेटर का जन्म हुआ दैट इज कंपाउंड जनरेटर, तो नए जनरेटर का जन्म हुआ जिसको हम बोलेंगे कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर में ऐसी संभावना है कि नो लोड और फुल लोड पे वोल्टेज बराबर मिलेगा, कंपाउंड जनरेटर में ऐसी संभावना है कि नो लोड और फुल लोड पे वोल्टेज बराबर मिलेगा, आइए देखते हैं कैसे। बोलिए ये हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ रहे हैं, लोड वोल्टेज और लोड करंट के बीच का ग्राफ अलग अलग जनरेटर के लिए, शंट के लिए पढ़ा सीरीज के लिए पढ़ा, कंपाउंड जनरेटर के लिए पढ़ेंगे, और कंपाउंड जनरेटर में भी हम क्यूमुलेटिव की बात करेंगे, डिफरेंशियल की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंशियल में नो लोड और फुल लोड पे कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिलता है। देखिए अब जन्म हुआ किसका, कंपाउंड जनरेटर का, कंपाउंड जनरेटर का जन्म हुआ है। कंपाउंड जनरेटर में दो टाइप के हो सकते हैं, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल, हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव की क्योंकि वो कांस्टेंट वोल्टेज देता है। देखिए टू मेंटेन कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज यानी लोड वोल्टेज V, कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज कंपाउंड जनरेटर वाज डेवलप्ड, ठीक है, टू मेंटेन कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज कंपाउंड जनरेटर वाज डेवलप्ड। अब कंपाउंड में भी दो टाइप होता है, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल, डिफरेंशियल की हम चर्चा करेंगे उसमें कांस्टेंट वोल्टेज नहीं रहता है, कांस्टेंट वोल्टेज किसे मिल सकता है क्यूमुलेटिव में, इसलिए क्यूमुलेटिव की चर्चा हम करते हैं इन क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट में इसको लिख सकते हो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर CCG, कांस्टेंट वोल्टेज is obtained from no load to full load, constant voltage obtained from no load to full load
सो इट इज वेरी कॉमनली यूज्ड। क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में कांस्टेंट वोल्टेज होता है नो लोड और फुल लोड दोनों पे, ठीक है। दिनेश बोला सर जो लिखते हैं उसे हिंदी में बता दिया कीजिए, हम नोट करते हैं। दिनेश साथ में नोट करते हो तो समझ में कम आता होगा। इन क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर कांस्टेंट वोल्टेज ऑब्टेन, मींस वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, जितना लोड रहता है उतना ही फुल लोड रहता है। सो इट इज कॉमनली यूज्ड। हमारी कोशिश ये है कि नो लोड और फुल लोड का वोल्टेज बराबर हो बस। बट सीरीज में ऐसा संभव नहीं था, शंट में ऐसा संभव नहीं था। शंट में वोल्टेज घट रहा है और सीरीज में वोल्टेज बढ़ रहा है, हम चाहते हैं नो लोड और फुल लोड के वोल्टेज बराबर रहे। वी वांट कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज, वी वांट सेम वोल्टेज एट नो लोड एंड फुल लोड। बट क्यूमुलेटिव वो जरूरत पूरी कर पा रहा है हमारी। कंपाउंड के दो बेटे, क्यूमुलेटिव डिफरेंशियल, डिफरेंशियल तो नालायक, उसमें वोल्टेज नहीं बराबर होगा नो लोड फुल लोड का, बट क्यूमुलेटिव में बराबर होगा। फिर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर कांस्टेंट वोल्टेज ऑब्टेन फ्रॉम नो लोड फुल लोड, सो इट इज वेरी कॉमनली यूज्ड। अब क्यूमुलेटिव के भी तीन बेटे होते हैं, एक अंडर कंपाउंड, एक ओवर कंपाउंड और एक होता है लेवल कंपाउंड या फ्लैट कंपाउंड। डायग्राम पहले देखिए बनाते हैं। देखिए यह है आपका आर्मेचर, यह है आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग और यह है आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। यह आर्मेचर, यह शंट फील्ड वाइंडिंग और यह सीरीज फील्ड वाइंडिंग। इसका रेजिस्टेंस है RSH, इसका रेजिस्टेंस है RSE, इसका रेजिस्टेंस है RA। इसको मैकेनिकल इनपुट देके क्या कर घुमाते हैं, मैकेनिकल इनपुट देके इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, घुमाएंगे मैकेनिकल इनपुट देकर। यहाँ पे जो वोल्टेज पैदा होगा दैट इज EA, करंट आएगी तो दैट करंट इज IA, और जो करंट आएगी कुछ इधर जाएगी तो दैट करंट इज ISH, और कुछ करंट इधर जाएगी तो दैट करंट इज ISE। ये आपका लोड है, कोई लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है दैट वोल्टेज V, और लोड में जाने वाली करंट जो है आपकी है I। तो IA लगभग बराबर होगा ISE के बराबर होगा I, यानी IA बराबर दिस बराबर दिस, इसमें करंट को नेगलेक्ट कर ही देते हैं। ये डायग्राम समझ में आ रहा है। अब देखिए जरा यहाँ पे अगर हम V का फार्मूला लिखें तो V क्या होगा, देखो V का फार्मूला क्या होगा, V होगा आपका EA माइनस IA इंटू RA माइनस ISE इंटू RSE। ये V बराबर क्या होगा, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज ड्रॉप माइनस दिस वोल्टेज ड्रॉप। अब ISE और I लगभग बराबर होंगे, ये करंट लगभग इसके बराबर होगी, इधर जाने वाली करंट नेगलेक्टेड है क्योंकि फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस काफी होता है। तो ISE के जब मैं IA लिख सकता हूं तो क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा EA माइनस IA, दोनों में से कॉमन ले लो, IA कॉमन हो गया, RA प्लस RSE। अब RA प्लस RSE जब मैंने लिख दिया R, तो V बराबर EA माइनस IA इंटू R। ये कहानी मिली है आपको, ठीक है। और EA क्या होता है, EA होता है आपका K phi N। EA क्या होता है, K phi N, ये क्या जनरेटर पैदा हुआ वोल्टेज K phi N। और phi क्या होगा, अगर क्यूमुलेटिव कंपाउंड है तो इसका मतलब होगा phi SH प्लस phi SE। डिफरेंशियल होता तो क्या होता, phi SH माइनस phi SE, बट क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव तो phi SH प्लस phi SE दैट इज phi, ठीक है। और phi SE जो होगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स, वो किस पे डिपेंड करेगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स डिपेंड करेगा किसमें, इसमें बहने वाली करंट और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितने सीरीज फील्ड वाइंडिंग में, उसमें बहने वाली करंट कितनी है, NSE इंटू IC, बहने वाले करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, इसी पर डिपेंड करेगा। गौर से देखना, अगर हम IA को बढ़ाते हैं, देखिए IA को बढ़ाते हैं तो IR ड्रॉप बढ़ेगा, IR ड्रॉप बढ़ेगा, और अगर IR ड्रॉप बढ़ेगा तो V क्या घटेगा, यहाँ भी घट गया वोल्टेज। IA बढ़ाया तो ड्रॉप बढ़ा, ड्रॉप बढ़ा V आपका क्या हो गया, घट गया। बट मैं चाहता हूँ कि वोल्टेज घटे ना, तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए मान लीजिए नो लोड की बात अगर हम करें, जब IA 0 है, जब IA 0, ये मान लीजिए 240, ये कितना है 240, ये भी 0 है मान लीजिए, ये कितना है 240। गौर से देखो आप, ये जब 0 है तो ये 240 भी कितना होगा, 240, दोनों 240 240 IA 0 है। लेकिन जब IA बढ़ेगा, ये ड्रॉप बढ़ेगा, ये ड्रॉप बढ़ेगा, मान लीजिए ड्रॉप बढ़ गया, कितना हो गया, पहले 240 था, ये 240 था, ये नहीं था। अब IA अगर आया कुछ, IA के मान कुछ आ गई तो IR ड्रॉप मान लीजिए 20 हो गया, तो ये भी कितना होगा, EA माइनस IRA, ये 240 है, IRA 20 हो गया, अब वोल्टेज भी कितना हो जाएगा 240 माइनस 20 कितना हो गया 220। IA अगर है तो I इंटू R ड्रॉप मान लीजिए है 20, ये 240 था पहले, अब IRA आ गया तो 20 माइनस 20 कितना हो गया 220, तो वोल्टेज घट गया। नो लोड पे जो वोल्टेज 240 था टर्मिनल वोल्टेज, अब फुल लोड पे मान लीजिए 220 होगा, क्यों, क्योंकि IRA ड्रॉप बढ़ा है, कितना बढ़ा है 20। तो अगर ये 20 बढ़ा है, अगर मैं इसको भी 20 बढ़ा दूं किसी तरीके से, अगर मैं इसको भी उतना ही 20 बढ़ा दूं, जैसे ये पहले 240 से 240 था 0 था, अगर ये 20 हो गया, इसको मैं 240 से बढ़ा के 260 कर दूं मान लीजिए, बढ़ा दूं किसी तरीके से, ये बढ़ के 20 हुआ, इसको मैं 240 260 कर दूं तो कितना होगा 260 माइनस 20, ये कितना होगा 240। यानी ये जो लोड का वोल्टेज 240 पहले था नो लोड पे, अब फुल लोड पे 240। कैसे, IRA ड्रॉप बढ़ा, ये ड्रॉप बढ़ा तो घटा, बट जितना बढ़ा इसको फिर उतना ही बढ़ा दिया ताकि V कांस्टेंट बना रहे। अब EA को बढ़ा कैसे सकते हो आप, EA को बढ़ाने आप phi को बढ़ाओगे, भाई ये बढ़ा तो घटेगा, बट ये जितना बढ़े इसको भी उतना अगर हम बढ़ा दें तो V को कांस्टेंट किया जा सकता है। और E को कैसे बढ़ा सकते हो, E K phi N, फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को बढ़ा करके, ये बढ़ा दोगे तो बढ़ेगा। और फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स कैसे बढ़ा सकते हो आप, phi से प्लस phi से, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को बढ़ा के, अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स बढ़ा दें तो बढ़ जाएगा, phi बढ़ जाएगा। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स कैसे बढ़ा सकते हैं, NSE इंटू ISE, करंट जो है वो तो है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बढ़ा दें, मान लो अपने जो के साथ कुछ रख दें, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ दिया तो ये बढ़ जाएगा, करंट तुम्हारा जो है वो है, ये टर्न्स बढ़ गया, ये 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 बढ़ गया, और ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, यानी इसके बढ़ने से जितना घटता ये को उतना ही बढ़ा दिया। अगर ये 20 आया इसको 20 और बढ़ा दिया, देखो ये जब नहीं था 240 240 था 0 था, ये आ गया तो अब ये 240 माइनस 20 से 220 हो जाएगा। हम चाहते हैं वोल्टेज जितना पहले था उतना अभी मिले, तो ये जितना बढ़ा इसको उतना बढ़ा दो, 240 260 कर दो। अब 260 माइनस 20 से कितना हो गया 240। ये अगर मान लीजिए 40 बढ़ गया हो, 240 माइनस 40 कितना बचा 200, यानी 40 कम हो गया, तो इसको क्या करो, ये जितना बढ़ा है इसको बढ़ा दो, 240 था पहले, ये नहीं था 240, अब 40 बढ़ गया फिर 200 बचा, ये 40 बढ़ा, इसको भी 40 बढ़ा दो, कितना 280, अब 280 माइनस 40 ये कितना हो गया 240। यानी लोड का वोल्टेज आपको कांस्टेंट रखना है, तो अगर आप IA को चेंज कर रहे हो उस हिसाब से EA को भी चेंज करो। EA को कैसे चेंज कर सकते हो, फील्ड फ्लक्स को चेंज करके, और इसको कैसे बढ़ा सकते हो इसको बढ़ा करके, और इसको कैसे बढ़ा सकते हो इसको बढ़ा करके। तो अगर हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में डिजाइनिंग हमने इस बात का ध्यान रखा कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया है हमने, तो नंबर ऑफ टर्न्स हमने बढ़ा के इतना किया है, इसको बढ़ाया है और बढ़ा के इतना किया है कि IRA ड्रॉप जितना जितना बढ़ेगा ये उतना उतना ही बढ़ेगा ताकि V कांस्टेंट हो, मींस नो लोड पे जो वोल्टेज मिले वही वोल्टेज फुल लोड पे मिले। अगर ऐसा आपने जनरेटर में डिजाइन किया है कि जितना वोल्टेज नो लोड पे मिल रहा है उतना ही वोल्टेज फुल लोड पे मिल रहा है, तो ऐसे जनरेटर को हम बोलते हैं लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर। क्या बोलते हैं, लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर या फ्लैट कंपाउंड डीसी जनरेटर, जहां नो लोड पे और फुल लोड पे दोनों पे वोल्टेज बराबर होता है। IA बढ़ेगा पर टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो कहानी ये थी, क्या कहानी थी, ये बढ़ने की वजह से ये घट रहा है, तो ये जितना बढ़ा
इसको भी उतना ही बढ़ा दो ताकि घटे ना, कांस्टेंट बना दे। अब इसको बढ़ा कैसे सकते हो, इसको बढ़ा सकते हो फ्लक्स को बढ़ा करके, कैसे बढ़ा सकते हो, इसको बढ़ा के, इसको कैसे बढ़ा सकते हो, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स बढ़ा करके। यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग में टर्न्स रख दिए, मान लीजिए कितने रख दिए, 60 टर्न रख दिया मान लीजिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इतने टर्न्स रख दिए तो फाई एससी बढ़ गया, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ गया, मींस जितना घटा तो उतना ही बढ़ गया, यानी कांस्टेंट मेंटेन हो गया। तो फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्न इन सीरीज फील्ड वाइंडिंग यू कैन गेट कांस्टेंट वोल्टेज फ्रॉम नो लोड एज वेल एज फुल लोड। बात समझ आ रही है कि जितना वोल्टेज नो लोड पे आपको मिल रहा है उतना ही वोल्टेज फुल लोड पे मिलेगा। अगर एक फिक्स्ड टर्न आपने सीरीज फील्ड वाइंडिंग में रखा है तो मान लीजिए फिक्स्ड टर्न कितने हैं, 60, तो अगर आपने 60 टर्न रखा है, ये जितना बढ़ा ये भी उतना बढ़ा के कांस्टेंट, यानी ये 240 है, 240 है, 0 था, अब ये 40 हो गया, इसको 240 बढ़ा 280 किया आपने, ताकि 280 मैंने 40 भी 240 रहे। और अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग में टर्न्स 60 टर्न्स रखोगे तब तो लेवल कंपाउंड बनेगा, और अगर टर्न 60 टर्न से कम रखा आपने, अगर टर्न्स आपने 60 टर्न से कम रखा, 40 रखा, 50 रखा, मींस नंबर ऑफ टर्न, if number of turn is less than the number of turn is flat compound, number of turn flat compound जितना है उससे कम टर्न आपने रखा, तो अगर कम टर्न रखा 60 से कम टर्न रखोगे, ये कम होगा, ये कम होगा, और ये कम होगा, ये कम होगा, ये कम होगा, ये कम होगा, ये कम, यानी ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो बट ये उतना नहीं बढ़ पाएगा जितना ये बढ़ा। जैसे ये पहले 0 था, ये 240 था, ये 240 था, ये वोल्टेज 240 था, अब ये आ गया मान लीजिए फुल लोड पे 40 आ गया, तो अगर ये 40 आया है तो 240 से 40 नहीं बढ़ पाएगा, थोड़ा सा कम बढ़ेगा, ये 40 आया तो 240 बढ़ेगा तो बट उतना नहीं बढ़ पाएगा जितना ये बढ़ा है, ये मान लीजिए 240 में 20 बढ़ा, 260 हो गया, ये 40 बढ़ा बटे 20 बढ़ा, अब वोल्टेज कितना हुआ, 260 माइनस 40 कितना हुआ, 220, यानी ये बढ़ा तो बट उतना नहीं बढ़ पाया जितना ये बढ़ा था, उससे कम बढ़ा, इसलिए हम नो लोड पे जो वोल्टेज मिला था और वोल्टेज मिला था उसमें कंपेयर करोगे तो अब आपका वोल्टेज फुल लोड पे थोड़ा सा कम हो जाएगा, नो लोड पे 240 था, नो लोड पे फुल लोड पे थोड़ा सा कम हो गया, तो जितना ये ड्रॉप बढ़ा उतना ही नहीं घट पाया, उतना ही नहीं बढ़ पाया, कारण फील्ड वाइंडिंग का टर्न्स आपने 60 टर्न से कम रखे थे। अगर 60 टर्न आप रखते तो ये जितना बढ़ता ये भी उतना बढ़ता, ये कांस्टेंट होता। आपने 60 टर्न से कम रखा तो ये कम किया, ये कम होगा, मतलब कम बढ़ेगा, ये कम बढ़ा, ये कम बढ़ेगा, ये कम बढ़ेगा, ये कम बढ़ेगा, ये कम बढ़ेगा, जितना ये बढ़ा उतना नहीं बढ़ता, फाइनली भी घटेगा। इसको बोलते हैं अंडर कंपाउंड डीसी जनरेटर, यानी आईए बढ़ने के साथ साथ आपका वोल्टेज थोड़ा सा घटेगा, मींस नो लोड के कंपैरिजन में। और फुल लोड में आप देखोगे तो फुल लोड का वोल्टेज थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू नो लोड। हो क्या रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, अगर जितना बढ़ा हमने इसको उतना बढ़ा दिया तो कांस्टेंट होगा लेवल कंपाउंड, ये जितना बढ़ा ये उतना नहीं बढ़ा बल्कि थोड़ा सा कम ही बढ़ा, ये कांस्टेंट नहीं होगा बल्कि थोड़ा सा घटेगा, ये होता है लेवल कंपाउंड। ऐसा कब संभव है, जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स लेवल कंपाउंड के टर्न से कम होते हैं तब बनता है अंडर कंपाउंड। और अगर ऐसा आपने कर दिया कि लेवल कंपाउंड में इसमें 60 बट आपने टर्न्स में लगा दिया 80, यानी लेवल कंपाउंड ज्यादा टर्न लगा दिए, तो टर्न्स लेवल कंपाउंड ज्यादा लगा दिया, ज्यादा टर्न ये ज्यादा बढ़ेगा, 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 मींस नो लोड पे 240 था, 240 0 था, फुल लोड पे क्या हुआ, ये बढ़ के कितना हो गया 40, ये बढ़ा 40, अगर ये 40 ही बढ़ता तब तो लेवल होता, ये बढ़ता बट 40 से कम बढ़ता, 20 बढ़ता तो अंडर कंपाउंड होता, ये बढ़ा 40 और ये बढ़ गया 40 से ज्यादा, मान लीजिए 60 बढ़ गया, तो 240 पहले था, ये 40 बढ़ा, ये 60 बढ़ गया। क्यों 60 बढ़ा, क्योंकि आपने सीरीज फील्ड वाइंडिंग में ज्यादा टर्न्स रखे हैं, किससे, लेवल कंपाउंड से, ज्यादा टर्न्स तो ज्यादा फ्लक्स, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये बढ़ा 40 बढ़ गया 60, तो 240 में 60 बढ़ के कितना हो गया 300, ये बढ़ कितना हो गया 300। अब देखो वोल्टेज कितना मिलेगा, 300 माइनस 40 कितना हो गया 260, यानी नो लोड पे 240 मिल रहा था, फुल लोड पे ज्यादा वोल्टेज मिल रहा 260। बात समझ आ रही है, फुल लोड वोल्टेज कितना मिला 260, कैसे, ये जितना बढ़ाया उसको उससे ज्यादा बढ़ा दिया, ये बढ़ गया फुल लोड पे ज्यादा मिल गया कितना 260, देखो ये 40 बढ़ा है तो 240 बढ़ के 60 बढ़ गया, 300 हो गया, 240 नो लोड का फुल लोड 260 हो गया, तो फुल लोड वोल्टेज जो है वो ज्यादा है नो लोड से। तो अगर ऐसा जनरेटर है जिसको बोलते हैं ओवर कंपाउंड जनरेटर, यानी नो लोड से ज्यादा वोल्टेज फुल लोड पे मिलता है। ऐसा होगा कब, जब फील्ड वाइंडिंग में टर्न्स लेवल कंपाउंड जितने टर्न्स तो उससे क्या होंगे ज्यादा। तो मेरा कहने का बस ये मकसद है कि अगर हम आईए बढ़ाएंगे, ये आईए बढ़ाएंगे तो ड्रॉप बढ़ेगा, ड्रॉप बढ़ेगा तो घटेगा। अब ये जितना बढ़ा अगर हम इसको उतना ही बढ़ा सकते हैं तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा नो लोड फुल लोड पे, दैट इज लेवल कंपाउंड। ये जितना बढ़ा ये उतना नहीं बढ़ा, थोड़ा कम बढ़ा तो वोल्टेज फाइनली थोड़ा सा घटेगा, ये होगा अंडर कंपाउंड। ये जितना बढ़ा उससे ज्यादा बढ़ गया तो वोल्टेज नो लोड से जितना उससे ज्यादा मिलेगा, ये बोलते हैं ओवर कंपाउंड। अब ये जितना बढ़ा इसको उतना ही बढ़ाना है तभी वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा, ये को बढ़ा कैसे सकते हो, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। यानी एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग में रखें डिजाइनिंग के वक्त तो हमें पा सकते हैं कि नो लोड पे जितना वोल्टेज होगा उतना ही फुल लोड पे होगा, यानी लेवल कंपाउंड डीसी जनरेटर बनेगा। एक फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न के लिए लेवल कंपाउंड है तो उस लेवल कंपाउंड से ज्यादा टर्न अगर आप लगा दोगे तो ओवर कंपाउंड बन जाएगा, और लेवल कंपाउंड से कम टर्न लगाओगे तो अंडर कंपाउंड बन जाएगा। मान लीजिए लेवल कंपाउंड में 60 टर्न लगे थे तो अगर आप 60 टर्न लगाओगे तो नो लोड पे जितना वोल्टेज मिलेगा उतना ही फुल लोड पे मिलेगा, बट अगर 60 से कम टर्न लगा दोगे तो नो लोड पे जितना वोल्टेज मिलेगा उससे कम वोल्टेज मिलेगा फुल लोड पे, और अगर 60 से ज्यादा टर्न लगा दोगे तो नो लोड पे जितना वोल्टेज मिलेगा उससे ज्यादा वोल्टेज मिलेगा लोड पे। तो जस्ट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न, जस्ट बाय चेंजिंग नंबर ऑफ टर्न इन सीरीज फील्ड वाइंडिंग you are changing number of turn, you are changing this is changed, if this is changed, this is changed, ये change, ये change, ये change, ये change, just by changing number of turn in series field winding you can get under compound, you can get over compound, you can get level compound, just by changing number of turn in series field winding। यानी series field winding में टर्न्स की संख्या को घटा बढ़ा करके चेंज करके केवल हम अंडर कंपाउंड पा सकते हैं, हम ओवर कंपाउंड पा सकते हैं, हम लेवल कंपाउंड पा सकते हैं। कैसे, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में टर्न्स को चेंज करके। अगर एक फिक्स्ड टर्न हमने रखा और लेवल कंपाउंड मान लीजिए बना, तो अगर लेवल से ज्यादा टर्न रखोगे तो ओवर कंपाउंड बनेगा, और लेवल से कम टर्न रखोगे तो अंडर कंपाउंड बनेगा। मींस जो डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग है डीसी जनरेटर की, डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग मींस अंडर कंपाउंड बनाना, ओवर कंपाउंड बनाना, लेवल कंपाउंड बनाना, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स इन सीरीज फील्ड वाइंडिंग। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में टर्न्स कितने हैं, एक फिक्स्ड टर्न के लिए अगर लेवल कंपाउंड की तरफ बर्ताव कर रहा है उससे कम टर्न के लिए अंडर कंपाउंड की तरफ बर्ताव करेगा, और ज्यादा टर्न के लिए ओवर कंपाउंड की तरफ बर्ताव करेगा। ये टाइप है आपके किसके कंपाउंड में, ये टाइप है कौन सा, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में तीन पॉसिबिलिटी है, ओवर, लेवल और अंडर। तो लेवल की अगर बात की जाए तो जितना वोल्टेज नो लोड पे मिलेगा उतना ही वोल्टेज फुल लोड पे मिलेगा। ओवर में तो जितना लोड पे मिलेगा उससे ज्यादा फुल लोड पे मिलेगा, अंडर में जितना लोड पे मिलेगा उससे कम मिलेगा फुल लोड पे, बट लेवल कंपाउंड जो है उस पे जितना लोड पे मिलेगा उतना ही फुल लोड पे मिलेगा। ये विशेषता सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर में नहीं थी। सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर में खासियत नहीं थी। शंट में क्या था, नो लोड पे वोल्टेज ज्यादा था, फुल लोड पे कम हो रहा था वोल्टेज शंट में। सीरीज में नो लोड पे कम था, फुल लोड पे ज्यादा हो रहा था। बट कंपाउंड जनरेटर में एक टाइप है लेवल कंपाउंड, बट कंपाउंड एक टाइप है लेवल कंपाउंड जिसमें जितना वोल्टेज नो लोड पे होगा उतना ही वोल्टेज आपको फुल लोड पे मिलेगा। इसीलिए हमने कंपाउंड मोटर को डेवलप किया। वी विल गेट वन टाइप दैट इज लेवल कंपाउंड, वहां पे अंदर जो है नो लोड पे जितना वोल्टेज मिलेगा उतना ही फुल लोड पे मिलेगा। और ये सारा काम हम कैसे कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज को छेड़छाड़ करके, सीरीज फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को छेड़ करके। ये छेड़ेंगे, ये छेड़ेगा, इसको छेड़ेंगे तो ये चेंज होगा। यानी अगर ये बढ़ाना है तो बढ़ा दो, ये जितना बढ़ा इसको उतना ही बढ़ा दिया तो लेवल, ये जितना बढ़ा इसको थोड़ा कम बढ़ाया तो अंडर, ये जितना बढ़ा इसको ज्यादा बढ़ा दिया तो ओवर। बोलिए समझ में आया नहीं? अभी हम ग्राफ बनाएंगे तीनों का, समझ में आया? सिर्फ सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स को चेंज करके हम अंडर, लेवल और ओवर बना सकते हैं। अरे बोलो थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया? आपने अगर बिल्कुल ध्यान से हर एक स्टेटमेंट को सुना होगा तो समझ में आया होगा, बट अगर आपका ध्यान इधर उधर भटका होगा तो नहीं आया होगा। वो भी बोल रहे हैं सर एक्चुअली आज में समझ में आया कि क्या होता है, ये आज क्लियर हुआ। मनोज बोल रहे हैं सर आज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें क्लियर है। विकी बोल रहे हैं यस सर। प्रभाकर बोल रहे हैं बिल्कुल आया। और बाकी लोगों को, दिनेश बोल रहे हैं आया सर, लेवल कंपाउंड का खेल है।
ओपी बोल रहे हैं फुल समझ में आया सर जी, गुड। सीधी सी कहानी है कि अगर मान लीजिए मेरे पास अभी क्लास स्टार्ट होने के पहले मेरे पास कुछ एनर्जी थी मान लीजिए, और मैं क्लास में लगातार पढ़ाए जा रहा हूँ और कुछ नहीं खा रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी घटेगी। भाई क्लास स्टार्ट हुई मान लीजिए 3 बजे, मेरे पास एनर्जी लेवल कुछ था। अब जैसे जैसे मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, आगे बढ़ूंगा, आधे घंटे 1 घंटे बढ़ता जाएगा, मेरी एनर्जी लेवल घटती जाएगी। एनर्जी लेवल क्या होगी? घटती जाएगी, घटती जाएगी। अब मान लीजिए 3 घंटे की क्लास में मैं क्लास में आया जैसे, ठीक है, मैं क्लास में स्टार्ट हुआ, मेरे बॉडी में जो एनर्जी का लेवल था वो मान लीजिए कुछ था, मान लीजिए एनर्जी का लेवल जो था वो 4000 था, मान लीजिए एनर्जी का लेवल 4000 था जब मैंने क्लास स्टार्ट किया। 4000 था एनर्जी का लेवल जब 3 बजे मैंने आपकी क्लास स्टार्ट की, 4000 कैलोरी मान लीजिए, ये था कुछ डेटा मान लीजिए। अब 3 घंटे पढ़ाने के बाद 6 बजे जब क्लास स्टार्ट हुई, क्लास खत्म हो गई, 3 बजे क्लास स्टार्ट हुई, मेरे पास एनर्जी का लेवल ये था, 3 घंटे क्लास खत्म हो गई पढ़ाने के बाद 6 बजे, तो इसमें से एनर्जी का लॉस हो गया कितना? 1000। अब मेरे पास एनर्जी कितनी बची? 3000। जब मैं क्लास स्टार्ट किया था तो मेरे पास कितनी एनर्जी थी? 4000। 3 घंटे मैंने पढ़ाया, बक 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 चिल्लाया मैं, तो 1000 एनर्जी लॉस हो गई, कैलोरी मान लीजिए 3000 एनर्जी बची। तो एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई क्लास खत्म होने के बाद। शुरू में एनर्जी क्या थी? ज्यादा, ये मान लीजिए शुरू में मतलब बिना कुछ पढ़ाए थे, नो लोड पे एनर्जी थी, फुल लोड पे एनर्जी क्या होगी? घट गई, क्योंकि मैंने पढ़ाया 3 घंटे। तो अब जितनी एनर्जी घटी है, अगर मैं उतनी किसी तरीके से बढ़ा सकता हूं, घटने वाली तो घटेगी, वो तो मैं बोल रहा हूं तो घटेगी, बट जितनी घटी है मैं उतनी बढ़ा पाऊं किसी तरीके से। मैंने चॉकलेट ली थी, मैं चॉकलेट खा रहा था बीच बीच में, मान लीजिए मैं चॉकलेट खा रहा था, उससे मुझे एनर्जी मिल गई थी। अब एनर्जी घटी है 1000, मैंने मान लीजिए 4 चॉकलेट खाई, कितनी? 4। 4 चॉकलेट्स खाने से मुझे 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई, बीच बीच में मैं खाता रहा, तो एनर्जी 4000 से घट हुई थी 3000, क्योंकि मैंने मेहनत की थी, पढ़ाया था, लेकिन 4 चॉकलेट खाने से 1000 एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई, तो क्लास खत्म होने के बाद भी मेरे पास कितनी एनर्जी बची है? 4000। शुरू में 4000 थी, क्लास खत्म होने के बाद भी 4000 है, क्या घटी नहीं? क्या घटी? तो जितनी घटी उतनी एक्स्ट्रा मिल गई हमको, कहां से? 4 चॉकलेट खाने से 1000 घटी थी, 4 चॉकलेट खाने से 1000 एक्स्ट्रा मिल गई, तो क्या बोलेंगे इसको? लेवल कंपाउंड। क्या बोलेंगे? लेवल कंपाउंड। क्लास शुरू होने से पहले और क्लास खत्म होने के बाद एनर्जी का लेवल बराबर है, नो लोड पर फुल लोड पे वोल्टेज क्या है? बराबर है। बीच में घटी एनर्जी, ऐसी बात नहीं है 4000 से घटी है, बट 3 घंटे पढ़ाने के बाद 3000 हुई, बीच में चॉकलेट खा लिया, बाद में चॉकलेट खा लिया, एनर्जी बढ़ गई फिर, तो जितनी घटी उतनी बढ़ गई 4 चॉकलेट से। तो अगर मैंने 4 ही चॉकलेट्स खाई है तब तो लेवल कंपाउंड, और अगर मैं 4 चॉकलेट से कम खाया, 3 चॉकलेट खाया, तो एनर्जी घटी 1000, घटी 1000, लेकिन 1000 बढ़ा नहीं पाया। अब बढ़ा कितना पाए? मान लीजिए आप केवल 800 बढ़ा पाए। कितना बढ़ा पाया? 800। घटी 1000, आप 800 बढ़ा, क्यों? क्योंकि आपने 4 चॉकलेट केवल 2 ही चॉकलेट खाई है, लीजिए, ठीक है, 2 ही चॉकलेट, 3 चॉकलेट खाई है, 1 चॉकलेट कम खाई है, तो 800 बढ़ी है। तो 300 में 800 कितनी बची? 3800। यानी स्टार्टिंग आपके पास 4000 एनर्जी थी, क्लास खत्म होने के बाद 3800 बची। घटी 1000, बढ़ी भी कुछ, कितनी? 800, पर पूरी 1000 नहीं बढ़ पाई, इसको बोलेंगे अंडर कंपाउंड। और अगर मैं 4 के बजाय 6 चॉकलेट खा लिया होता इसी में, तो घटती 1000, 6 चॉकलेट से एनर्जी एक्स्ट्रा मिलती, मान लीजिए कितनी मिल गई? 1500। तो घटती 1000, बढ़ती 1500, तो फाइनली 500 एक्स्ट्रा हो जाती, यानी क्लास स्टार्ट होने पे 4000 थी और क्लास खत्म होने पे एनर्जी रहेगी कितनी होगी? 4500। तो अगर 4 ही चॉकलेट खाओगे तो शुरू और लास्ट में एनर्जी 4000, 4 से कम खाओगे तो बाद में एनर्जी कम होगी, 4 से ज्यादा चॉकलेट खा लोगे बाद में एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जितनी चॉकलेट आपने लेवल के केस में खाई है, दैट इज 4, उससे कम खाओगे तो अंडर कंपाउंड, उससे ज्यादा खाओगे तो ओवर कंपाउंड। वही कहानी यहाँ पे है कि अगर ये बढ़ेगा तो आईआर ड्रॉप तो बढ़ेगा, तो वोल्टेज तो घटेगा, ये तो पक्का है घटना। बट ये जितना बढ़ाया, अगर इसको भी उतना बढ़ा दे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये जितना बढ़ाया, इसको बढ़ाया, उतना नहीं बढ़ा पाए, थोड़ा कम बढ़ा तो फाइनली थोड़ा सा घट जाएगा। और अगर ये जितना बढ़ाया उससे ज्यादा बढ़ जाए तो वोल्टेज फाइनली बढ़ जाएगा फुल लोड पे। और ये बढ़ाने का खेल कैसे करेंगे? ये बढ़ेगा जब ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा जब ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा जब ये बढ़ेगा, यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके, कम ज्यादा करके आप अंडर लेवल और ओवर पा सकते हो। दिनेश बोल रहे हैं लेकिन सर कॉलेज में नहीं समझ में आया था। आज समझ में आया दिनेश? शशांक बोल रहे हैं गॉट इट सर, मोनोसिस यस सर। दिनेश बोल रहे हैं सर आपके चरण कहाँ हैं? नहीं नहीं दिनेश, चरण छूने की जरूरत नहीं है। आज चिल्ड्रंस डे है, आज आपका दिन है। खैर चॉकलेट मैं खा रहा हूँ एग्जांपल में, बट चॉकलेट खाने का दिन आपका है। विकी बोला जबरदस्त एक्सप्लेनेशन, कौन सी चॉकलेट खाते हैं सर? चॉकलेट तो मैं कुछ भी खा लेता हूँ, मुझे मिठाइयाँ बहुत ज्यादा पसंद है, तो चॉकलेट्स में कोई ऐसी वैरायटी नहीं है, कोई भी चॉकलेट हो आई लव इट। मोनोसिस बोल रहे हैं ओवर कंपाउंड। हेमराज का कमेंट आया, बोले सर लाइव क्लासेस का टाइम क्या है? बिकॉज टुडे इज माय फर्स्ट डे। 3 बजे से क्लास होती है आपकी लाइव क्लास, 3 पीएम, 3 बजे से, 3 से 5:30 या 3 से 6। अजीत बोल रहे हैं प्रणाम सर। दिनेश बोला सर रसगुल्ला लेकर आएंगे। रसगुल्ला लेकर क्या आओगे तो ये तो अच्छी बात है, फिर बचेगा नहीं आपका रसगुल्ला। रसगुल्ला लेकर के आएंगे दिनेश। मोनोसिस बोल रहे बंगाल में आएंगे सर तो बहुत रसगुल्ला खिलाएंगे, ठीक है, आई विल कम इन बंगाल, देन आई विल एंजॉय रसगुल्ला। बंगाली मिठाइयाँ वैसे भी बहुत मशहूर होती हैं। अजीत बोल रहे हैं मैं भी काफी दिनों के बाद ऑनलाइन आया हूँ, यस अजीत। शशांक बोल रहे हैं क्लियर सर। दिनेश बोल रहे हैं बनारसी रसगुल्ला। बनारसी रसगुल्ला फेमस है क्या दिनेश? ये जो सारी कहानी मैंने गला फाड़ फाड़ के चिल्लाई है, जो नोट्स आपको मिला है उसमें चीजें लिखी होंगी, क्या मैं फिर भी जो की पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सारी कहानी यही मैंने की है। देखिए, तो जस्ट बाई चेंजिंग number of turn, just by changing number of turn in series field winding, just by changing number of turn in series field winding, under compound comma level compound comma over compound can be obtained. Just by changing number of turn in series field winding, under compound comma level compound comma over compound can be obtained. ये सब टाइप है किसके? क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर के। अभी मैं डिफरेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी बात अभी मैं करूंगा। ये क्यूमुलेटिव के टाइप है, अंडर लेवल और ओवर कैसे पा सकते हैं? सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्न्स को चेंज करके। Just by changing number of turn in series field winding under comma level comma over compound can be obtained. In a level compound for a particular number of turn in series field winding, in level compound for a particular number of turn
in series field winding we get constant voltage, we get constant voltage from no load and full load, ठीक है। यानी एक तरीके से नो लोड फुल लोड पे वोल्टेज जो मिलता है वो क्या है, बराबर, ठीक है मोनोसिस। in level compound for a particular number of turn in series field winding we get constant voltage from no load and full load. If number of turn in series field winding, if number of turn in series field winding is less than level compound, if number of turn in series field winding is less than level compound, then we get under compound DC generator, ठीक है। और if number of turn in series field winding, if number of turn in series field winding is greater than, if number of turn in series field winding is greater than, if number of turn in series field winding greater than level compound, then if number of turn in series field winding greater than level compound, then it is called compound DC generator। बात समझ आ रही है? एक तरीके से ये मान लो आप कि एज आई ए इंक्रीजेज वीटी को हम मान सकते हैं कि नो लोड और फुल लोड पे जो कांस्टेंट है किसमें, लेवल कंपाउंड में, और जैसे जैसे आई ए बढ़ेगा और वीटी थोड़ा सा घटेगा, डिक्रीज होगा, ये किसमें मान सकते हो आप, अंडर कंपाउंड में, यानी नो लोड से वोल्टेज कम होगा फुल लोड में, और जैसे जैसे आई ए बढ़ेगा वीटी बढ़ेगा, मींस ये होगा ओवर कंपाउंड में। वीटी बढ़ने का मतलब नो लोड से ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, वीटी घटने का मतलब नो लोड से कम वोल्टेज मिलेगा फुल लोड पे, वीटी कांस्टेंट में जितना नो लोड उतना फुल लोड पे। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिफरेंशियल का नेचर मैं आपको बताऊंगा। आपको बस इतना याद रखना है कि नो लोड पे और फुल लोड वोल्टेज बराबर होगा लेवल कंपाउंड में, लेवल कंपाउंड को बोलते हैं फ्लैट कंपाउंड, और अंडर कंपाउंड में नो लोड से वोल्टेज कम होगा फुल लोड पे, और ओवर में नो लोड से ज्यादा वोल्टेज मिलेगा फुल लोड पे, ठीक है। तीनों टाइप है क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर के। मोनोसिस बोला मैं तो आपको रसगुल्ला खिलाऊंगा सर, बंगाली लोगों का भी मेहमान नवाजी, तो थोड़ा देखिए कैसे होता है, ठीक है मोनोसिस, मैं आपको मौका जरूर दूंगा। ये मिटा दें। अब जरा डिफरेंशियल का देखिए ग्राफ कैसा होगा, डिफरेंशियल का। जो नोट्स आपको मिला डीसी मशीन का पीडीएफ फॉर्म में, उसमें ये सारी चीजें थियरी वाला पार्ट लिखा होगा, आप वहां से देखते हुए लिख सकते हो। डिफरेंशियल कंपाउंड में देखिए क्या होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड, अभी तो क्यूमुलेटिव के तीनों टाइप आपने देखे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी जनरेटर। चेंज क्या आएगा इसमें, चेंज कुछ नहीं आएगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए भाई सारी कहानी तो होगी, क्यूमुलेटिव में फ्लक्स होता है फाई एसएच प्लस फाई एसी, डिफरेंशियल में आपका फ्लक्स होता है फाई एसएच माइनस फाई एसी, यही तो अंतर है। देखिए V बराबर ई ए माइनस आई इंटू आर, ठीक है। जैसे जैसे आइए बढ़ेगा, गौर से देखो आप, जैसे जैसे आइए बढ़ेगा, एज आई ए इंक्रीजेस, गौर से देखिए, जैसे जैसे आइए बढ़ेगा तो आई इंटू आर ड्रॉप बढ़ेगा, और आई इंटू आर ड्रॉप बढ़ेगा तो पूरी वैल्यू घटेगी, पूरी वैल्यू घटेगी तो वी घटेगा। आइए बढ़ेगा तो आई इंटू आर ड्रॉप बढ़ेगा, और आई इंटू आर ड्रॉप बढ़ेगा तो वी क्या होगा, घटेगा। आइए बढ़ा तो ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, घटेगी, घटेगा। आइए बढ़ने से घटेगा। दूसरा, अगर आइए बढ़ेगा, आइए बढ़ने का मतलब क्या, ये करंट का बढ़ना, ये लगभग बराबर इसकी होती है, इसकी करंट लगभग नेगलेक्टेड है, वैसे फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। आइए बढ़ने का मतलब इसमें आने वाली करंट का बढ़ना, जनरेटर है, करंट बढ़ेगी। आइए बढ़ना मतलब सीरीज फील्ड वाइंडिंग में आने वाली करंट का भी बढ़ना, और अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग की करंट बढ़ेगी तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स बढ़ेगा, और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अगर आइए बढ़ेगी तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स भी बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स बढ़ेगा, आइए बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा फाई एसी, देखो, और ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा पूरी वैल्यू घटेगी, पूरी वैल्यू फाई घटेगा, और अगर फाई घटेगा, ये फाई घटेगा, ये घटेगा, और अगर ये घटेगा तो वी और घटेगा। देखो आइए बढ़ा, इसका मतलब फाई एस ई बढ़ा, फाई एस ई बढ़ने का मतलब टोटल फ्लक्स घटा, टोटल फ्लक्स घटने का मतलब है ईएमएफ जो पैदा हो रहा था वो घटा, ये घटा और ये घटा, तो यहाँ पे वोल्टेज दो कारणों से घट रहा है, एक तो आइए बढ़ा, ये ड्रॉप बढ़ा तो वोल्टेज घटा, दूसरा आइए बढ़ा तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स बढ़ा, ये बढ़ा, ये घटा, ये घटा, ये घटा, ये भी घट रहा है, ये घटेगा। यानी आइए बढ़ने से ड्रॉप बढ़ा तो ये घटा, दूसरा आइए बढ़ने से ये घटा तो और घटेगा, यानी वोल्टेज दो कारणों से घट रहा है, इसके और इसके दोनों कारणों से। यानी यहाँ जैसे जैसे आइए बढ़ेगा वोल्टेज बहुत तेजी के साथ घटेगा, शार्प रिडक्शन होगा वोल्टेज में। क्या शार्प रिडक्शन मींस एज आई ए इंक्रीजेज, आई ए इंक्रीजेज वोल्टेज डिक्रीजेज, वी डिक्रीजेज रैपिडली, एज आई इंक्रीजेज वी डिक्रीजेज रैपिडली, यानी बहुत फास्ट तेजी के साथ घटेगा, क्योंकि दो कारण घटने, तो आई इनटू आर ड्रॉप और दूसरा ये, एज आई इंक्रीजेज वी डिक्रीजेज रैपिडली, मींस देयर इज sharp reduction, means there is sharp reduction in, इसमें there is sharp reduction in terminal voltage V। ये ग्राफ होगा इसका, अगर ग्राफ बनाऊं मैं तो ये है आपकी आई ए और ये है आपका V।
ये आई है वी। अगर आई बढ़ने से वी केवल आई ड्रॉप की वजह से होता तो हमारा ग्राफ ऐसे होता, बट आई ड्रॉप की वजह से घट रहा है और आई बढ़ रहा है तो ये भी घट रहा है तो भी घट रहा है, मींस वी के घटने के दो कारण हैं, तो वोल्टेज काफी तेजी के साथ घटेगा, लाइक दिस वेरी फास्ट। केवल आई ड्रॉप होता तो थोड़ा सा घटाते, बट यहाँ पे काफी ज्यादा घटेगा, वोल्टेज काफी तेजी के साथ घटेगा, शार्प रिडक्शन। आगे बढ़ रहा है, वोल्टेज बहुत तेजी के साथ घट रहा है, शार्प रिडक्शन। यही कारण है कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल हम डीसी आर्क वेल्डिंग में करते हैं। यही कारण है कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर इज यूज्ड इन डीसी आर्क वेल्डिंग, because it is not damaged by sudden short circuit। अब इस पॉइंट को हम समझाते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? डीसी आर्क वेल्डिंग में करते हैं। डीसी आर्क वेल्डिंग में हम इस्तेमाल करते हैं इसका बिकॉज इट इज नॉट डैमेज्ड बाय सडन शॉर्ट सर्किट। एक शॉर्ट सर्किट हो जाने से डैमेज नहीं होता है। नहीं, वोल्टेज काफी कम हो जाएगा, बिल्कुल लाइन को नहीं टच करेगा, बट अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाता तो कम डिफरेंस होता वोल्टेज में, काफी किया हमने इस ग्राफ में, क्योंकि दो कारण है, ये भी कारण घटाने का, ये भी कारण घटाने का। देखिए कैसे, मान लीजिए ध्यान से देखिए, ये आपके पास एक बैटरी है, बहुत गौर से देखो आप, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है। ये बैटरी है 20 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस 1 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 9 ओम का। तो भी कितनी करंट फ्लो होगी इसमें? कितनी करंट फ्लो होगी? करंट फ्लो होगी आई इज वी बाई आर। वी कितना है? वोल्टेज है 20 अपॉन ये और ये रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ जाएंगे 1 + 9 दैट इज 20 अपॉन 10 दैट इज 2 एम्पीयर। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पीयर। मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो जाए, क्या हो जाए? शॉर्ट सर्किट, तो ये टच हो गया इससे, ये टूटा टच हो गया इससे, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गया, ये इससे टच हो गया, तो अब करंट कितनी फ्लो होगी? अब जो भी करंट यहाँ से चलेगी, यहाँ तक तो करंट आई, अब उसके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है 0 ओम के रेजिस्टेंस का, दूसरा 9 ओम के रेजिस्टेंस का। तो अगर करंट के पास एक ऐसा रास्ता है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, अगर करंट के पास एक ऐसा रास्ता है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, तो सारी की सारी करंट उसी रास्ते से आएगी, इससे कुछ भी करनी जाएगी, यानी करंट आपको कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी। और कितनी करंट फ्लो करेगी? उस शॉर्ट सर्किट करंट की हम बात करें आईएससी, कितना हो जाएगा? वी अपॉन आर, वोल्टेज हो गया 20 अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो गया इस बात का 1, तो करंट हो गई 20। पहले जो करंट 2 एम्पीयर फ्लो हो रही थी जब शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था, शॉर्ट सर्किट होने के बाद करंट 20 एम्पीयर हो गई, 10 गुना बढ़ गई। अगर करंट बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसमें होने वाला आई स्क्वायर लॉस बहुत बढ़ जाएगा, इसमें होने वाला आई स्क्वायर लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, करंट 2 गुना बढ़ी, वाई स्क्वायर लॉस और बढ़ जाएगा, आई स्क्वायर लॉस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, उससे बहुत ज्यादा हीट आएगी, जितना ज्यादा लॉस उतनी ज्यादा हीट, और ज्यादा हीट पैदा होकर के आपके इस इक्विपमेंट को या डिवाइस को डैमेज कर देगी। ज्यादा करंट तो ज्यादा स्क्वायर लॉस, ज्यादा लॉस ज्यादा हीट से आपकी डिवाइस इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट में होता क्या है कि अगर ये वायर टच हो गया इससे, तो करंट बहुत बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ गई? 2 से बढ़ के क्या होगी? 20, और ज्यादा करंट से ज्यादा स्क्वायर लॉस होगा, और ज्यादा लॉस से ज्यादा हीट आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कर सकते हो आप इसी तरीके से, गौर से देखो, जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ ये वोल्टेज भी कम हो जाए, अगर ऐसा हो सकता है क्या? शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट कितनी हुई? 2 से, जैसे करंट 20 एम्पीयर हुई, करंट 2 से 20 हुई शॉर्ट सर्किट के बाद, ये वोल्टेज घट गया कितना? ये वोल्टेज घट के 2 वोल्ट हो गया, मान लो ये वोल्टेज घट के 2, डीसी वोल्टेज कैसे कम होगा? मान लो कम हो गया, ये वोल्टेज डीसी घट के 2 हो गया, तो पहले करंट 2 एम्पीयर थी, जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ वोल्टेज घट के 2 वोल्ट हो गया, तो कितनी करंट फ्लो होगी इसमें? ये वोल्टेज 2 है और साथ में रेजिस्टेंस 1 है, तो आई होगा वी अपॉन आर, वोल्टेज 2 अपॉन साथ में रेजिस्टेंस 1, करंट 2 एम्पीयर। अभी करंट 2 एम्पीयर है शॉर्ट सर्किट के बाद भी, तो करंट अभी 2 एम्पीयर है, तब तो डैमेज नहीं होगा। बट ऐसा होगा कैसे? जब वोल्टेज अपने आप कम हो जाए। तो अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट बहुत बढ़ जाती है और ज्यादा करंट से ज्यादा स्क्वायर लॉस होता है, इससे डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा तरीका हम कर दें कि जैसे ही करंट बढ़ी है बहुत ज्यादा शॉर्ट सर्किट में, ये वोल्टेज भी अपने आप घट जाए, 20 घट के 2 हो जाए, अब वोल्टेज 2 हो गया, रेजिस्टेंस 1 है, करंट उतनी है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? ये जो वोल्टेज बैटरी है ये कुछ और नहीं बल्कि हमने यहाँ पे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। इसकी क्या टेंडेंसी होती है? इसमें जैसे ही करंट बढ़ती है वोल्टेज घट जाता है। देखो, करंट अगर बहुत तेजी के साथ बढ़ी तो वोल्टेज बहुत तेजी के साथ घटेगा, बहुत तेजी के साथ घटेगा। तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद करंट क्यों जाता थी? क्योंकि रास्ते का रेजिस्टेंस कम हो गया था, ये वाला पार्ट हट गया था, रेजिस्टेंस कम हो गया था, वोल्टेज उतना करंट बढ़ी थी। अगर हम वोल्टेज को भी घटा दें, शॉर्ट सर्किट से करंट जैसे ही वोल्टेज को भी घटा दें, तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो शॉर्ट सर्किट होने पे करंट जैसे बढ़ती है वोल्टेज उतनी तेजी के साथ बढ़ता है, तो करंट वोल्टेज घट गया, अब करंट कंट्रोल ही रहेगी। यानी आप मान लीजिए वेल्डिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? वेल्डिंग कर रहे हो आप, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यहाँ पे लगा हुआ है या कोई वोल्टेज है ऐसे, और